रवि, सूरज, मुनमुन, रश्मि, सुनीता, प्रिया। तो अभी तक सेशन में हम लोग ये देख रहे थे कि किस तरीके से मेन बॉडी में डायमेंशंस ओपन करना है और क्या कुछ अप्रोच होना चाहिए एसे राइटिंग का उसके बारे में जैसे भूमिका को लेकर के हम लोगों ने अच्छे से बातचीत किया 2-3 सेशन में, फिर उसके बाद मेन बॉडी को लेकर के। तो आज के सेशन में ओवरऑल अगर जैसे कंक्लूड करना हो कि क्या कुछ किस तरीके से अभी तक हम लोग कहाँ पर हैं, उसको अगर देखें कि क्या आखिर मतलब क्या कुछ समझ आ रहा है, कैसे क्या कुछ करना है, तो उसको एक बार मैं लिखता हूँ। आपको भी लगता है कि कुछ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है? तो और उसके बाद फिर हम आंसर राइटिंग करेंगे किसी एक एस्से के टॉपिक पर और जिससे मतलब ये आंसर राइटिंग बस इसलिए है क्योंकि आप लाइव आंसर राइटिंग करते हो एग्ज़ाम थोड़ा बहुत आपको लगता होगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो ऐसा कुछ और और मतलब एक जैसे कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी बहुत देर बाद आती है वो विद इन टाइम लिखने की कोशिश करें और जैसे जो फॉर्मेट है मैंने बताया कि जैसे इसका फॉर्मेट बस आपको समझ आना चाहिए। फॉर्मेट के लेवल पे आप मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी कंटेंट एनरिचमेंट का काम तो ऐसा है कि जैसे कंटेंट एनरिचमेंट तो होता रहेगा। कोई आज आपको स्टोरी नहीं पता है, कोई आज आपको दोहा नहीं पता है, कोई बात आज आपको नहीं पता है, लेकिन कल को आपको आती है वो बात, कल को वो स्टोरी आपको पता चल गई है, तो आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? तो कंटेंट एनरिचमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है कि अप्रोच पता करना कि किस तरीके से अप्रोच करना है एस्से राइटिंग को या मतलब किस तरीके से एस्से लिखते हुए क्या कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए उस पर ज़्यादा बातचीत करना ज़रूरी है, ठीक है? तो अभी अप्रोच में मैं आपको बातें बताऊँ तो उसमें अभी तक के सेशंस में जो भी हमारे 5 सेशन हुए तो उसमें हमने ये देखा कि निबंध की जो शुरुआत है एक तो ये बात हमने देखा कि निबंध की अगर शुरुआत करनी होगी तो कोई कुछ शुरू में कुछ इस तरीके की बातचीत करनी होगी कविता, कहानी, किसी दार्शनिक का मत किसी दार्शनिक का मत किसी दार्शनिक का मत, कोई स्वयं का अनुभव कुछ स्वयं का अनुभव या इस तरीके से कुछ बातचीत करनी है और उससे फिर एस्से राइटिंग की मतलब ये क्यों करना है ये एग्जामिनर के ऊपर ये थोड़ा सा ये बात पता चल जाए कि मतलब कि जैसे कि एक मत कुछ इस तरीके की बातचीत करना थोड़ा सा जैसे मतलब आपके नॉलेज को थोड़ा-सा शो करता है या ये कहें कि एक स्टार्टिंग चूँकि भूमिका एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, तो इफ़ेक्टिव बात रखने के लिए कोई कहानी का सहारा लिया जाता है, जो हमेशा मतलब एक चोट करता है, जैसे दिमाग पर जो चोट करने वाली बात होती है ना, तो वो हो एग्ज़ामिनर के ऊपर इसलिए ऐसी कुछ शुरुआत की जाती है, ठीक है? तो वो मैंने आपको बताया और फिर इसमें मैंने बताया कि ये जो बातचीत होनी चाहिए ये ऐसा नहीं है कि कोई कविता आप याद करके आए हो, कुछ दार्शनिक का मत आप याद करके आए हो, तो उसको आपने मतलब आप घर से ही मन बना करके आए थे कि ये तो लिखना ही है। तो उस तरीके का नहीं मतलब विषय के संपूर्ण भाव को व्यक्त करती हो। संपूर्ण भाव को व्यक्त करती हो, कुछ इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि अब जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं कि वो इस किसी भी स्टोरी से इस तरीके से शुरुआत करने के बाद फिर वो रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि इस प्रकार प्रस्तुत कहानी
कविता या कुछ भी जैसे है, किसी के स्टेटमेंट से है कि इस प्रकार गांधी के कथन से या स्पष्ट होता है कि फिर उसके बाद निबंध के विषय से ज़रूर रिलेट करना है। फिर निबंध के विषय से निबंध के विषय से निबंध के विषय से संबंध संबद्ध दिखाना है। मतलब ऐसे छोड़ नहीं देना कि गांधी का स्टेटमेंट लिख दिया, अब एग्जामिनर जानता रहे कि वो क्या सीखा है, और मतलब तुम अपना फिर दूसरी बात कहने लगे। तो वैसा कुछ नहीं है, वेल इस्टेब्लिश करना है कि आपने जो कहानी लिखी है, कोई कविता लिखी है, आपने कुछ भी कोई बात लिखी है, किसी दार्शनिक का कोई मत लिखा है, कुछ स्वयं का अनुभव साझा किया है, तो उसको ऐसा नहीं है कि आपने लिख करके फिर दूसरी बात कुछ करने लगे। और क्या हालचाल है, और सब ठीक है, और घर में, और तो एग्जामिनर से इस तरीके कुछ बातचीत करने लगे, और महात्मा बुद्ध पे आ जाओ, फिर उसके बाद आइंस्टीन पे तुरंत बात करने लगो, फिर उसके बाद कुछ और कहने लगो, तो इस तरीके से उसको चकमा थोड़ी देना है तुमको, कि चाहे उसको घुमा देना है कि देखो हम कुछ वैसा कुछ नहीं करना है। मतलब अपने टॉपिक को, एस्से के टॉपिक को वेल उसको कनेक्ट करना है कि हाँ, मेरे कहने का मतलब ये था, निबंध के विषय से रिलेट करना है, ठीक है। नंबर 2 पे आपको ये काम करना है, ठीक है। नंबर 3 पे क्या करना है कि जैसे कभी-कभी क्या होता है कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, मूल शब्द होते हैं विषय से संबंधित, निबंध के विषय के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं जिनको आपको परिभाषित करना होता है। जैसे कल मैंने आपको जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी में, जैसे कल हमने देखा कि संतोष जो है वो एक स्वाभाविक संपत्ति है, और जबकि विलासिता जो है वो कृत्रिम निर्धनता है। संतोष स्वाभाविक संपत्ति है और विलासिता कृत्रिम संपत्ति है। तो जैसे ये जो संतोष क्या है और विलासिता क्या है, तो ये चूँकि विषय को आपने अच्छे से समझ लिया है, उसके कीवर्ड्स को अच्छे से समझ लिया, यही सब इंट्रो में जब किसी से आप मुलाकात करते हो अपने दोस्त यार से, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब उसकी जो और पर्सनल लाइफ में और बहुत कुछ चलता रहता है, तो उसको ही सबसे पहले डिस्कस करते हो। सबसे पहले ये बात करते हो कि क्या हाल है, सब ठीक है? या फिर अगर पहली बार मिल रहे हो तो नाम ही पूछते हो कि नाम क्या है तुम्हारा? या फिर जैसे कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या कुछ है? तो वो मतलब उससे इंट्रोड्यूस होते हो। उसी तरीके से कुछ एग्ज़ामिनर को भी एक इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अचानक से उसको इतना परिपक्व, इतना मैच्योर नहीं समझना है। कुछ बातें उसको बतानी है कि आपको समझाना है कि आपने टॉपिक को समझा है। इंट्रो का मेन काम ये होता है कि आपको एग्जामिनर को इंडिकेट करना पड़ेगा कि आपने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। तो संतोष और विलासिता जैसे उस वाले टॉपिक में मूल शब्द थे, तो उनको हो सके तो परिभाषित करना है कि संतोष का तात्पर्य है कि या विलासिता का तात्पर्य है कि निबंध के विषय के कुछ मूल शब्द देखें, या निबंध के विषय का मूल शब्द संतोष का तात्पर्य है कि कुछ इस तरीके से अपनी बातों को आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद मूल शब्दों को परिभाषित करने के बाद, जैसे कभी-कभी कुछ निबंधों में ऐसा होता है कि रूपक शब्द का इस्तेमाल होता है। रूपक शब्द का, रूपक कुछ स्टूडेंट जो हैं वो रूपक और मेटाफर में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि रूपक कोई और चीज़ है, मेटाफर कोई और चीज़ है। तो वो नहीं है, रूपक और मेटाफर एक ही चीज़ है। मेटाफर ही रूपक की इंग्लिश है मेटाफर, और रूपक अलंकार जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये कोई और रूपक नहीं है, ये वही रूपक अलंकार है। रूपक मेटाफर एक्चुअली क्या होता है कि कुछ निबंधों में जो प्रस्तुत अर्थ होता है, प्रस्तुत अर्थ के अलावा भी कुछ अर्थ निकलते हैं। प्रस्तुत अर्थ के अलावा भी कुछ अर्थ होता है। कुछ अर्थ होता है, जैसे जैसे जो हम ऐसे कर रहे थे कि मैले पानी को सबसे अच्छी तरीके से तभी साफ किया जा सकता है जब उसे शांत छोड़ दिया जाए, जब उसे अकेला छोड़ दिया जाए। तो उसमें सिर्फ ये बात नहीं कह रहा है कि मैला पानी
कि तुम आरओ का या तुम केंट आरओ का किस तरीके से काम करता है, अभी मार्केट में कौन कौन से आरओ आ गए हैं, और मैला पानी कहाँ से लेकर के आए, तालाब से लेकर के आए कि कहाँ से, मैले पानी में कौन कौन से बड़े बड़े पत्थर, वो सारी बातें नहीं हो रही हैं। उसमें बेसिकली वो दार्शनिक पक्ष को बातचीत कर रहा है, दार्शनिक पक्ष के बारे में बातचीत हो रही है। मेरी वॉइस आ रही है सब तक? हाँ सर। हाँ सर, हाँ जी। ठीक है। यस तो सर। आ रही सर आपकी आवाज। तो वही बात है कि मेटाफर्स को, अगर उसमें मेटाफर नहीं है, कोई मेटाफर अगर उसमें नहीं है, तो फिर मेटाफर को जनरली क्रिएट नहीं करना है। जैसे ये है कि संतोष एक स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता एक कृत्रिम निर्धनता है। तो संतोष का मतलब यहाँ मतलब संतोष से ही है, कंटेंटमेंट से मतलब से ही है। और मतलब कोई इसमें मेटाफर नहीं है। जैसे मैले पानी को सबसे अच्छा तभी साफ किया जा सकता है जब उसको अकेला छोड़ दिया जाए। तो इसमें मेटाफर है, इसमें मैले पानी का, मैला पानी जो है ये एक तो प्रस्तुत अर्थ भी, ये बात सही भी है कि मैले पानी को, मैला पानी जो है उसको तभी सबसे अच्छे से साफ किया जा सकता है जब उसको केवल रख दिया जाए शांति से। तो ये इसमें जो बड़े बड़े कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंटेशन होने लगता है, ठीक है। और ग्रेविटी के कारण अक्सर ऐसा होता है, वो सब थोड़ा संक्षिप्त में देना है। चूंकि ये जनरली क्या होता है, जब भी रूपकों के इस्तेमाल के माध्यम से कोई बात कही जाती है, तो वो दार्शनिक पक्षों को जानना चाहता है एग्जामिनर। तो दार्शनिक ये प्रस्तुत अर्थ को भी यहाँ के अलावा जो अप्रस्तुत अर्थ होता है, जैसे ये मैला पानी सिर्फ मैले पानी को इंडिकेट नहीं करता है, ये मैला पानी उस मनुष्य के अंदर जो विसंगतियां हैं उनको बता रहा है कि अगर इसके अंदर कोई विसंगति है तो इसको अगर शुद्ध करना होगा, तो उसको उसको अकेले में छोड़ दो, उसको अकेला रहने दो उस व्यक्ति को, तो वो अपनी सारी विसंगतियों को, सारी कमियों को दूर कर लेगा। तो उस बात की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पर एग्जामिनर को बता दो कि मैला पानी जो यहाँ रूपक है, इसका अर्थ है कि, उसको बताओ एग्जामिनर को कि इसका ये अर्थ है। तो फिर यहाँ पे मूल शब्द को बताने के बाद अगर मेटाफर्स होंगे आपके आपके निबंध के विषय में, तो मेटाफर का अर्थ बताओ और स्पष्ट रूप से लिखो। पेन चलाने में हिचक, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको बातें पता है लेकिन वो लिख नहीं रहे हैं, उनको लगता है कि वो गलत लिख रहे हैं। वैसा कुछ नहीं, आप खुल के लिखो कि मैला पानी जो रूपक है, इसका तात्पर्य है कि, इस तरीके से स्पष्ट रूप से अपनी बातें रखो। तो अगर मेटाफर्स हैं, मेटाफर का मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि ये मेटाफर क्या है, रूपक क्या है। तो ये रूपक की ही इंग्लिश मेटाफर होती है। और मेटाफर का मतलब होता है कि प्रस्तुत अर्थ के अलावा कुछ और अर्थ भी है, कुछ और दार्शनिक अर्थ भी है। जैसे कि सत्य, ट्रुथ नोज नो कलर, सत्य कोई रंग नहीं जानता। तो मतलब सत्य नाम का कोई ऐसा आदमी थोड़ी है जिसको कुछ हो गया है और वो रंग नहीं पहचान रहा है। या जैसे कि और भी जैसे बातें जिसमें मतलब प्रस्तुत अर्थ के अलावा कुछ अन्य अर्थ भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफर। और उसी को एग्जामिनर को बताना होता है कि इसका मतलब ये है, ठीक है। तो शुरू शुरू में ये कुछ बातें बता करके, इस तरीके से कुछ शुरुआत करके फिर आपको लिखना है कि इस प्रकार निबंध के परिचय के उपरांत, परिचय के उपरांत मुख्य भाग में कुछ प्रमुख आयामों को, कुछ प्रमुख आयामों को देखा जा सकता है, या कुछ प्रमुख आयामों पर चर्चा की जा सकती है, देखा जा सकता है। अगर कई सारे आयाम हैं तो एक पास लिख भी सकते हो। जैसे कुछ प्रमुख आयामों को देखा जा सकता है। अब जैसे कोई टॉपिक था कि जैसे कि जैसे हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जैसे ट्रुथ नोज नो कलर वाला ही ले लेते हैं कि सत्य कोई रंग नहीं जानता। या जैसे कुछ और, तो उसमें जो भी डायमेंशन आप ओपन करो तो वो एक पास लिख सकते हो कि ये डायमेंशन आएगा, ये डायमेंशन ऐसे, ये सब कुछ अन्य कुछ प्रमुख आयामों को देखा जा सकता है। इस तरीके से आयाम बता सकते हो। और फिर तथा, लास्ट में तथा लगा करके जो लास्ट वाला आयाम लिखो तो कॉमा नहीं, तथा और ऐसे करके लिखा जाता है। फिर उसके बाद
उसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम लगा करके फिर एक-एक करके यहीं से आयाम उठा करके फिर लिखते चलना है। फिर उसके बाद किसी भी आयाम के बारे में कोई बात करो, किसी भी डायमेंशन के बारे में कोई बात करो, तो उसको प्रूफ करो। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं कि वो डायमेंशन सब ओपन करने की उनके दिमाग में आ गया है कि हाँ, डायमेंशन ओपन करना चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं कि वो डायमेंशन ओपन करते हैं लेकिन उदाहरण नहीं दे रहे हैं। तो आप उदाहरण क्यों नहीं दे रहे हो? आप किसी भी बात को जैसे कहो, तो उस बात को सिद्ध करो। उस बात को सिद्ध करने के लिए समाज के स्तर पर कोई उदाहरण दे सकते हो, इतिहास के स्तर पे कोई उदाहरण दे सकते हो, आपको याद आ रहा है, संस्कृति के स्तर पर कोई उदाहरण दे सकते हो, भौगोलिक स्तर पे कोई उदाहरण दे सकते हो, जलवायु या पर्यावरण के स्तर पर कोई उदाहरण दे सकते हो। तो डायमेंशन ओपन करके उसको सिद्ध करना होगा, उसको प्रूफ करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपी में ऐसा देखने को मिल रहा है कि उनको डायमेंशन आयाम ओपन करने का मतलब समझ आ रहा है, लेकिन उनको अब ये नहीं समझ आ रहा है, वो उन्होंने एक आयाम यहाँ तक ओपन किया, फिर एक आयाम उसको सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि हाँ, ये बात सही है कि ऐसा भी होता है। उसको सिद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? उसको सिद्ध करो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से। फिर उसको सिद्ध करने के बाद फिर सेकंड डायमेंशन ओपन करो कि नहीं, इसको एक अन्य तरीके से भी समझा जा सकता है। फिर सेकंड डायमेंशन ओपन करो, फिर सेकंड डायमेंशन को बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध करो। तो ये है राइट वे एस्से को अप्रोच करने का, जो आपको मतलब डायमेंशन ओपन करके उसको प्रूव भी करना है कि ऐसा कुछ है, ये बात सही है। हर एक बात को आपको कहना है नहीं, ये बात सही है। फिर ये बात खोलो तो आपसे कोई कहे कि हाँ, हमेशा जैसे निबंध का टॉपिक कह रहा है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो आप अब इसको इसको प्रूफ करने के लिए जान प्राण लगा दो, मतलब सामाजिक स्तर पे भी दिखा दो, सांस्कृतिक स्तर पे भी दिखा दो, आर्थिक स्तर पे भी दिखा दो, हाँ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। फिर इसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर दो आगे कि नहीं, कुछ परिस्थितियों में अक्सर ऐसा देखा गया कि परिस्थितिवश कभी-कभी सत्य बोलना अप्रिय हो जाता है लोगों के लिए। कभी-कभी असत्य का सहारा लेना पड़ता है, या कभी-कभी कर्तव्यों को निभाने के लिए या कभी-कभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अक्सर असत्य का सहारा लेना पड़ जाता है। तो अब उस बात को, उस एक डायमेंशन को ओपन करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी उदाहरण आए, उन सब के आधार पे उस एक डायमेंशन को प्रूव करो। तो आप डायमेंशंस को सिर्फ ओपन मत करो, उस डायमेंशंस को सिद्ध भी करो। जैसे कि देखो, जैसे मैंने कल के सेशन में आपको बताया कि मुख्य भाग में जैसे ये एक डायमेंशन है कि संतोष जो है वो स्वाभाविक संपत्ति है, परंतु यह भी जान लेना आवश्यक है कि संतोष करने से रचनात्मकता और सृजनशीलता प्रभावित होती है। मतलब यहाँ पे मैं शुरुआत में ये बता रहा था कि संतोष देखो मानसिक शांति लाता है तो जरूरी है, संतोष वित्तीय स्वतंत्रता लाता है तो जरूरी है, संतोष सामाजिक सद्भाव और स्थिरता लाता है इसलिए जरूरी है, संतोष सदाचार लाता है, मतलब समाज के स्तर पर बता दिए, आर्थिकी स्तर पे बता दिए संतोष जरूरी है, मन के स्तर पे बता दिया हमने कि संतोष जरूरी है, नैतिकता के स्तर पर बता दिया कि संतोष जरूरी है। फिर उसके बाद संतोष को कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं, नहीं, ये संतोष जो चीज है ये अपने आप में एक घातक चीज है, अपने आप में दुष्परिणाम भी ला सकता है, ये हमारी क्रिएटिविटी और सृजनशीलता को कम करता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए समाज के स्तर पर, व्यक्तियों के स्तर पर, मन के स्तर पर इसको सिद्ध करना है, बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध करना है कि देखो इन्होंने संतोष नहीं किया था तो इन्होंने ये खोज दिया, देखो इन्होंने ये संतोष नहीं किया था तो ये कर दिए, देखो इन्होंने ये कर दिया। तो एग्जामिनर को सिर्फ डायमेंशंस नहीं देना है, उसको प्रूव भी करना है, उदाहरण भी देना है। और एक सबसे जरूरी बात, जैसे जब आप मुख्य भाग में जब आप पहुंचो यहाँ पे, जब मेन बॉडी में जब मैं आपको बताया कि इस प्रकार निबंध की, तो एक आयाम तो आपको एग्जामिनर खुद ही देता है। मतलब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो कि एक आयाम जो होता है, एक डायमेंशन जो होता है, एक पहलू जो होता है, एक पिक्चर जो होता है, वो एग्जामिनर तो जैसे एस्से का कोई टॉपिक दिया किसी एग्जामिनर ने, ठीक है, जैसे कोई भी टॉपिक है कि मतलब रचनात्मकता के ऊपर है, सत्य के ऊपर है, मतलब जैसे कि
सभी घूमने वाले गुम नहीं होते, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, जो एस्से आया था। तो वो जैसे एस्से हो गया या जैसे कोई भी एस्से है, तो वो केवल एक पिक्चर है, एक आयाम आपके सामने, वो अपने आप में एक आयाम है जो निबंध में लिखा होता है। निबंध का विषय अपने आप में एक आयाम होता है। तो जब भी मुख्य भाग की शुरुआत करो, निबंध का जो विषय होता है, इस बात को बहुत गौर से सुनो। निबंध का जो विषय होता है, निबंध का जो विषय होता है, वो अपने आप में एक आयाम होता है। निबंध का जो विषय होता है, वह अपने आप में वह अपने आप में एक आयाम होता है, वो अपने आप में एक आयाम है। वन डायमेंशन तो वही है, एक आयाम होता है, एक आयाम होता है। तो अब इसी आयाम को सबसे पहले जब मुख्य भाग की स्टार्टिंग करो, तो शुरुआत में इसी आयाम पे थोड़ा ज्यादा बातचीत करो। कुछ जैसे मणिकांत ने पूछा था, या जैसे विकास ने पूछा था। तो इन लोगों ने कल यही बात पूछ भी रहे थे कि इस आयाम के अलावा सर अन्य आयामों को कितना वेटेज देना चाहिए। क्योंकि ये प्रस्तुत आयाम है तो इसके ऊपर बातचीत करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आयाम अपने आप में सच बात है। तो क्योंकि निबंध में एनालिसिस के मार्क्स मिलते हैं, तो अन्य आयामों को भी अच्छा खासा टाइम देना। हो सकता है इस पे 3 पेजेस में लिख दो, अन्य आयाम जो मिले उस पर और बातचीत कर दो 2 पेजेस में, या कुछ और तीसरा आयाम भी ओपन कर रहे हो तो इस पर 2 पेज लिख दो, या कम है तो एक ही पेज लिखो, ऐसा कुछ। क्योंकि हर एक आयाम उतना प्रभावी हो ये जरूरी नहीं है, जो ज्यादा प्रभावी लगे उस पर ज्यादा बातचीत करो। तो कुल मिलाकर के डायमेंशन सिर्फ ओपन नहीं करना है, डायमेंशन को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे उदाहरण देना है। जैसे मैंने आपको सिखा रहा था कि ये मैंने कोई डायमेंशन ओपन किया, तो डायमेंशन ओपन करके भाग नहीं जाना है कि देखो देखो डायमेंशन ओपन कर लिया, फिर उसके बाद दूसरा डायमेंशन ले आए। तो डायमेंशन ओपन नहीं करना है, सिर्फ उसको प्रूव भी करना है कि हाँ ये बात सही है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर संतोष करते तो आज पैदल ही चल रहे होते, तो आज तेज वाहन बनाने या ये सब की ये रचनात्मकता नहीं आती। आज संतोष करते तो हो सकता है आईफोन या स्पेस एक्स जैसी कंपनियां नहीं आती। आज संतोष करते तो भारत में आज भी पैसे का लेन देन हुंडी व्यवस्था के तहत होता, हुंडी व्यापार प्रचलन चलता। लेकिन नहीं, आज तो पेटीएम चल रहा है, आज तो फोन पे है, ऐसा कुछ है। आज भी अगर हमको वस्तुओं की खरीदारी करनी होती तो बाजार जाते, लेकिन वैसा नहीं है। संतोष नहीं किया हमने, फ्लिपकार्ट वाली व्यवस्था आ गई। ये सब अगर पहले जो हार्ट सर्जरी के लिए विदेशों में जाना पड़ता था, लेकिन नारायणा हेल्थ की वजह से अक्सर अब देखा गया है कि कुछ सस्ते दामों में इस तरीके की फैसिलिटी उपलब्ध है। तो वो संतोष ना करने की वजह से ऐसा कुछ है। तो इस पहलू को फिर हमने अच्छे से जान लिया। फिर एक हमने बताया कि इसमें मैंने बात किया था कि विलासिता जो है वो कृत्रिम निर्धनता है, ये बात देख रहे थे कि विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। फिर हमने देखा नहीं, विलासिता कभी कभी आवश्यकता भी है। कृत्रिम निर्धनता के अलावा एक हमारे लिए जरूरी चीज भी है विलासिता। विलासी नहीं होंगे तो कार्य क्षमता हो सकता नहीं। अगर कहीं जाना है तो प्राइवेट जेट और बिजनेस क्लास में यात्रा करके अगर चले गए, तो फिर बहुत सारी मीटिंग कर लिए, बहुत सारे लोगों से मिल लिए, बहुत सारे लोगों से बातचीत कर लिए। तो फिर ये जरूरी भी है, इससे उन मीटिंग से हमारी कुछ ट्रेड डील हो गई, हमारी कुछ बातचीत हो गई, तो वो ज्यादा, उसका ज्यादा प्रॉफिट है ज्यादा। तो विलासिता सिर्फ कृत्रिम निर्धनता, तो इस डायमेंशन को प्रूव भी करना पड़ेगा कि नहीं, ये बात अपने आप में विलासिता कृत्रिम निर्धनता होना ये कोई ऐसा बहुत अपराध नहीं है, ये कभी कभी विलासिता एक आवश्यकता भी है। तो उस बात को भी बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से, बहुत सारी बातों के माध्यम से, जैसे ये सब मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए थे। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि वो एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। और कभी कभी ऐसा भी अक्सर होगा आपके सामने कि जैसे अक्सर ऐसा होगा कि जैसे आपको कोई स्टोरी नहीं याद आ रही है, आपको कोई कविता नहीं याद आ रही है एग्जाम हॉल में, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस समय क्या करना है कि खुद ही कुछ स्टोरी, इतना सारा लाइफ एक्सपीरियंसेस है, कहीं पर हो सकता है कि कलाम की कोई स्टोरी आपको नहीं याद आ रही है, तो आप उसमें स्पष्ट रूप से लिखो कि एक व्यक्ति जो इस तरीके का संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा, कोई जिद और जुनून की बात बतानी है, कोई स्टोरी नहीं याद आ रही है, तो स्टोरी वो क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई कविता नहीं याद आ रही है तो राइमिंग सेट करना पड़ेगा कि
राइमिंग से कुछ ऐसा कुछ कविता बनानी पड़ेगी जिसके एग्जामिनर को लगे कि वो भाव स्पष्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दिनकर की ही कविता कोट करो तभी एग्जामिनर को मजा आए, निदा फाजली की कोई शायरी को शेर को तभी उसको मजा आए। उस तरीके का भाव नहीं रखना है, इस तरीके से देखना है अपने आप को कि स्टोरी पोयम्स ये सब बातें जो हैं कन्वे करने का अच्छा तरीका है। लेकिन जो होपफुली अभी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही होंगी। जो पिछले पास्ट सेशंस में मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उन गलतियों को कर रहे हैं, और ये टिल द लास्ट सेशन मैं हमेशा रिपीट करता रहूंगा। आज की इस क्लास सेशन का जो आज का टॉपिक है, आज का जो निबंध है कि जिस पर आपको एस्से राइटिंग करना है, वो आपकी स्क्रीन पर है, और उस पर आपको एस्से राइटिंग करना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप शांति में बेहतर सीखते हैं, और कुछ जिन्हें तूफान में। कुछ ऐसी चीजें हैं, एस्से का टॉपिक सबको नोट करना है। और अभी आज 30 मिनट्स का टाइम दूंगा, और 30 मिनट में आपको अपना अच्छे से अ, आपको मतलब इस एस्से की इंट्रो मेन बॉडी लिखना है, और बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखना है। किसी को ऐसा नहीं है कि वो तीर बना करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पॉइंट्स फॉर्म में, वैसा कुछ नहीं। पूरा टाइम लेकर के आपको लिखना है, ठीक है। इंट्रो और मेन बॉडी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप शांति में बेहतर सीखते हैं, और कुछ जिन्हें तूफान में। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप शांति में बेहतर सीखते हैं, और कुछ जिन्हें तूफान में। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप शांति में बेहतर सीखते हैं, और कुछ जिन्हें तूफान में। तो जो बातें आज मैंने सेशन में बताई हैं, जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, आप अगर आपको कोई स्टोरी कुछ वैसा नहीं आता है तो घबराना नहीं है, कुछ ऐसा बना लेना है कि एक व्यक्ति था, उसको उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कि कोई ऐसे नाम दे देना है कि राम के साथ ऐसा हुआ, कोई ऐसा कुछ हुआ वैसा कुछ हुआ, उससे रिलेट करना है। कुछ पोयम ऐसी बनानी है, कुछ वैसा कुछ सोचना है कि क्या डायमेंशन ओपन होंगे इसमें, क्या कुछ इसमें हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में मतलब सोचना है, फिर लिखना है, ठीक है। क्या डायमेंशंस में क्या कुछ उदाहरण आएंगे इस बात को सिद्ध करने के लिए, ठीक है। जो निबंध का टॉपिक है वो अपने आप में सिर्फ एक आयाम है, इस बात को ध्यान रखो। आपको बहुत सारे आयामों पर डिस्कशन करके किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचना होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप शांति में बेहतर सीखते हैं, और कुछ जिन्हें तूफान में। तो होपफुली सबने नोट डाउन कर लिया होगा। और 10 बजे हम लोग मिलते हैं, ठीक है। आधे घंटे का आपके पास टाइम है, और उस आधे घंटे में आपको महात्मा बुद्ध और महावीर ने लंबे समय तक निरंतर ध्यान व शांतिपूर्ण क्षणों में रहते हुए जीवन के वास्तविक सत्य को समझा। एक इन्होंने तूफान वाला एग्जाम्पल दे दिया कि वही सम्राट अशोक जो हैं, जो लंबे समय तक कलिंग युद्ध में युद्ध के तूफान में जीवन का वास्तविक उद्देश्य सीखा, और परिणाम यह हुआ कि उसने युद्ध नीति को त्याग दिया और सर्वधर्म समभाव की भावना को। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल इन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए महात्मा बुद्ध और महावीर की स्टोरी से, कि शांति वाला पक्ष में कुछ लोगों ने ऐसे भी हैं, कुछ लोग इन्होंने अशोक की स्टोरी से कलिंग युद्ध के माध्यम से तूफान में सीखने को बताया। बहुत अच्छा है, रिलेटेबल है, और कथ्य को पूरी तरीके से समेट रहा है, ठीक है। बहुत ठीक है। और जनरली क्या होता है कि स्टोरी जो होती है, जो भी स्टोरीज होती हैं, जैसे टॉपर्स कॉपी देखोगी सोनम, या कुछ भी और कहीं पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, तो सामान्यतः ऐसा होता है कि स्टोरीज को पहले लिखा जाता है, फिर उनको एक्सप्लेन किया जाता है। आपने पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद स्टोरी लिखा है। तो कोशिश ये करो जो एग्जामिनर के ऊपर जो पहले से निर्धारित फॉर्मेट है उसी हिसाब से चलो। तो सोनम, इसमें पहले आप स्टोरीज को, पहले ये जो महात्मा बुद्ध, महावीर और अशोक के एग्जाम्पल के माध्यम से जो आप बताना चाह रहे हो, तो वो शुरुआत में पहले कर दो, ठीक है। ओके सर। फिर इसी को रिलेट कर दो, ऐसा कुछ कर सकती हो, ठीक है। बाकी ओके सर। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट से बियॉन्ड है, बिल्कुल सटीक लिखा है। और इन दोनों के माध्यम से शांति के क्षणों में किस तरीके से सीखते हैं, और तूफान के क्षणों में अशोक के चरित्र के माध्यम से किस तरीके से, वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया।
शांति के समय सीखे गए अनुभव ही वैज्ञानिक प्रगति को भी जन्म देते हैं। जैसे न्यूटन ने, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जैसे न्यूटन को तुम लेकर के आगे, एग्जाम्पल्स की फ्लड मत करो, बाढ़ मत लेकर के आओ, एनालिसिस करो थोड़ा सा कि अभी शांति होती क्या है, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। तूफान का तात्पर्य है कि शांति का तात्पर्य है, शांति में थोड़ा सा उसके शब्दावलियों को यहाँ पर डिफाइन करो कि शांति और तूफान के तात्पर्य यहाँ पर थोड़ा सा बताओ। तूफान उस विषम परिस्थिति की ओर इशारा करता है, शांति उन सुकून के क्षणों की ओर इशारा करता है, जहाँ पर ये शांति कहीं ना कहीं मानसिक रूप की शांति है, ऐसा कुछ बातें कर सकते हो। या सर तूफान। हम्म। सर उसके लिए फॉर्मेटिंग करने में टाइम लगता है ना, इतनी जल्दी कैसे होगा 25 मिनट में? हाँ, आधे घंटे का वैसे 30 मिनट का टाइम दिया था, तो कल से और टाइम देंगे, लेकिन ये बातें समझ आ रही हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके सर, समझ आ रही है सर, एग्जाम्पल ज्यादा दे दिए। हाँ, मतलब ये जैसे तुमने बुद्ध, महात्मा बुद्ध और महावीर, अशोक के बाद न्यूटन के बारे में बातचीत होने लगी, तो मतलब मुझे लगता है कि अभी थोड़ा एनालिसिस करती, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स बहुत सारे और लेकर के आती। मतलब ये ओके सर, समझ कीवर्ड्स गई। को डिफाइन करना है, ठीक है, कीवर्ड्स को लेकर के आना है थोड़ा। ओके सर। फिर न्यूटन ने एक चित्त होकर सेब को गिरते देखा, तभी वह गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज कर पाए। तूफान के अवसर जैसे युद्ध, प्रकृति आपदा, नरसंहार, सांप्रदायिक दंगे इत्यादि व्यक्ति को अंदर से झकझोर देते हैं, जो शांति में सीखे गए अनुभवों से ज्यादा प्रामाणिक व संवेदनशील धारण किए होते हैं। उदाहरण के लिए, गाजा में मानवीय संकट का सामना करने वाले लोग शांति एवं मानवता की रक्षा की महत्ता को अधिक बेहतर समझते होंगे, तथा कथित उन दार्शनिकों से जो मात्र पुस्तकालय में बैठकर शांति एवं मानव कल्याण पर चिंतन करते हैं। ओके, मतलब एक आप उसका दे रहे हो, एक इससे रिलेट कर रहे हो, ठीक है वो, लेकिन एग्जाम्पल्स आपके पास बहुत अच्छे हैं, चाहे ये रिलेट किया या यहाँ पर तूफान वाला को बताते हुए गाजा में गाजा का जिक्र करके जो लिखा है बहुत अच्छा है। ऐसा भी नहीं है कि शांति के क्षणों या सुख के क्षणों में हम सीखते ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। फिर यहाँ पर आपने सेकंड टाइम में उसका एक और आयाम, तो अभी जैसे क्या, अभी तो चलो लिमिटेड टाइम था तो इसको उतना ज्यादा एक्सटेंड करके आपने नहीं लिखा है, लेकिन जैसे इसी डायमेंशन पे अभी और बातचीत की जा सकती थी कि हाँ, ये बात सही है कि शांति में बेहतर सीखते हैं और तूफान में बेहतर, मतलब कुछ चीजें हैं जिन्हें तूफान में बेहतर सीखते हैं। इसी बात को और एक्सटेंड करना था थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद ये वाला कि ऐसा भी नहीं है कि शांति के क्षणों या सुख के क्षणों में हम सीखते ही हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुख के क्षणों में व्यक्ति अकर्मण्य एवं जिजीविषा से रहित हो जाता है और खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत में ही मग्न रहता है। बहुत अच्छा है। ये जो कॉमन, ये जो साधारण शब्दावलियां हैं, ये एग्जामिनर के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। जो पिछले हिस्से में भी आपने बहुत अच्छे से लिखा था, और ये जो सेकंड डायमेंशन जो हिस्से में आपने ओपन किया है, ये भी बहुत अच्छा है। इसके साथ ही कुछ तूफान रूपी, अब इसी बात को बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से, अब यहाँ पे फिर आपने दूसरा डायमेंशन जैसे ओपन करने, अब इसी बात को प्रूफ करना है सोनम। सर टाइम होता तो लिख भी दी थी सर, टाइम कम था ना इसलिए नहीं लिख पाई। हाँ, मतलब लेकिन जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, वो टाइम की कमी की यस वजह सर। से मैं समझ गया, लेकिन इसको फिर प्रूफ करना है, ठीक है। यस सर, हाँ सर। इसके साथ ही कुछ तूफान रूपी के क्षण में ऐसे भी होते हैं जो लोगों को कुछ सीखने का अवसर ही नहीं देते। उदाहरण के लिए, दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई, वह इस तूफान से क्या सीखे, यह विचारणीय बिंदु है। हालांकि यह सरकार एवं जनता को काफी कुछ सीख देता है। बहुत अच्छा है। जो करंट वाले एग्जाम्पल से रिलेट करना बहुत सटीक लिखा है, बहुत जो जो तुम्हारी भाषा शैली है, जो एग्जाम्पल्स जिस तरीके से तुम उठाती हो, बहुत सटीक, बहुत अच्छे से लिखा है। निष्कर्षतः शांति एवं तूफान दोनों क्षण हमें सिखाते हैं, हमें मनुष्य होने के नाते प्रयत्न करना चाहिए कि मानव निर्मित तूफानी अनुभव कम झेलना पड़े, क्योंकि इसमें संपूर्ण मानव जाति प्रभावित होती है। शांतिपूर्ण क्षणों में सीखे गए अनुभवों की क्रियान्वयन पर जोर देने के प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो
कुछ तूफान मतलब तुमने ये सेकंड डायमेंशन में ये दिखाना चाहा है यहाँ पर कि कुछ तूफान ऐसे होते हैं जो विनाशकारी होते हैं, जो सीखने तक का ही कुछ मौका नहीं देते हैं। कुछ ये बातें जी करना सर। चाह रहे हो? ठीक है, ठीक है। यस सर। बहुत मैं समझ गया और बहुत अच्छे से तुमने डायमेंशंस ओपन किए हैं। अब इसमें एक डायमेंशन और भी ओपन हो सकता था सोनम, जैसे तुमने एक बताया, जैसे तुमने शुरू में ये सिद्ध करने की कोशिश किया जो प्रस्तुत आयाम था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप शांति में बेहतर सीखते हैं और कुछ जिन्हें तूफान में। तो ये तो प्रस्तुत आयाम था, तो इस पर तुमने अच्छे से बातचीत किया कि हाँ ये बात सही कह रहे हो कि कुछ चीजें शांति में बेहतर सीखते हैं और कुछ चीजें तूफान में। फिर तुमने बताया कि कभी कभी शांति में अक्सर ऐसा होता है कि अगर शांति रहे तो अकर्मण्यता की स्थिति आ जाती है, और अकर्मण्यता की स्थिति आने से मतलब अकर्मण्यता और जिजीविषा से रहित हो जाते हैं और खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पर आ जाते हैं इस तरीके से। तो एक ये डायमेंशन बहुत अच्छा है। एक तुमने तीसरा डायमेंशन इसमें ये कहा कि कुछ तूफान सिखा के नहीं जाते हैं बल्कि मिटा के चले जाते हैं। वो सिखा मतलब उसमें कुछ सीखने जैसा उतना कुछ नहीं होता है, लेकिन वो खुद को नष्ट कर देते हैं, खुद को तबाह कर देते हैं। तो वो लर्निंग नहीं, वो खुद को और गिरा देते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये भी डायमेंशन बहुत इफेक्टिव है, बहुत दिल्ली बम ब्लास्ट से आपने बहुत अच्छे से रिलेट किया। लेकिन इसमें एक और चीज और भी बता सकती हो कि जैसे कभी कभी क्या होता है, शांति और तूफान की स्थितियों के अलावा भी आ, शांति और तूफान की, इसमें एक और तरीके से ये भी सोच सकते हो कि शांति और तूफान की स्थितियों के अलावा भी समयानुसार समयानुसार या जैसे समयानुसार वर्ड यूज कर सकती हो, या फिर ये भी लिख सकती हो कि समयानुसार या अनुभव के आधार पर, समयानुसार या अनुभव शब्द भी यूज कर सकते, के अलावा भी अनुभव के आधार पर सीखते हैं। अनुभव के आधार पर या समय रहते सीखते हैं कि मतलब वो चाहे शांति का पल हो चाहे तूफान का पल हो। कभी कभी ऐसा होता है, वो ऐसा नहीं है कि जब शांति होगी तभी सीखेंगे या तूफान होगा तभी सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय के हिसाब से हम धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे जैसे सामाजिक कौशल है, एक एक वर्ड आता है सामाजिक कौशल। जैसे किससे क्या जैसे सामाजिकता जो हम सीखते हैं, तो सामाजिकता में अक्सर ऐसा होता है कि हम वो सामाजिकता समय के साथ सीखते हैं। उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि शांति के साथ या तूफान के साथ, वो समय के हिसाब से कुछ चीजें हम सीखते हैं, समय के साथ आगे बढ़ते हैं, समय के साथ सीखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे थोड़ी सी और भी एक बात कर सकते हो कि जैसे कुछ चीजें ऐसी नहीं है कि वो शांति के क्षणों में ही सीखे, या कुछ चीजें ऐसी नहीं है कि तूफान के, वो समय के हिसाब से या धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे अनुभव के आधार पे हम लोग सीखते हैं। जैसे सामाजिक कौशल हो गया या कुछ और जैसे इस तरीके की बातें आप बता सकते हो जो हम समय के हिसाब से सीखते हैं। उसमें शांति या उसका तूफान जैसी परिस्थितियों का मतलब ऐसा होना जरूरी नहीं है, वो धीरे धीरे समय के साथ साथ सीखते चलते हैं। कुछ ऐसी बात भी कर सकती हो। ठीक है सोनम, समझ पा रहे हो? ओके सर, समझ में आ गया। सर मैं ऐसे लिखती हूँ तो 25 मिनट तो मुझे रूपरेखा बनाने में लग जाती है। हाँ, लेकिन तुम्हारा जो फ्लो है, जो कंटेंट जिस हिसाब से तुमने लिखा है वो बहुत अच्छा है। और मतलब इसी तरीके से लिखना है, मतलब इसी तरीके से और भी स्टूडेंट्स को लर्निंग्स लेना है। बहुत अच्छा लिखा है तुमने। टाइम लगेगा एग्जाम हॉल में 15, ये टाइम धीरे धीरे कम होगा, लेकिन इसी तरीके से लिखना है। ठीक है। ओके सर। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप शांति में बेहतर सीखते हैं, कुछ जिन्हें तूफान में। जीवन जीने की सतत प्रक्रिया में इंसान को यह मालूम होता है कि जीवन हमेशा कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। जीवन में कई उतार चढ़ावों का व्यक्ति का सामना करना पड़ता है। इन्हीं संघर्षों से जूझते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्ति के अंतर मन में शांति और अशांति दोनों किसी न किसी अनुपात में उपस्थित रहते हैं। केवल शांति या अशांति, अशांति वर्ड मत यूज करके तूफान वर्ड यूज करो। अरुण,
जो हाँ जी सर, जो इसकी शब्दावली है इसी के हिसाब से चलो। ठीक है। यानी कि इंसान को यह मालूम होता है कि जीवन हमेशा कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। जीवन में कई उतार चढ़ावों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। इन्हीं संघर्षों में जूझते हुए व्यक्ति के अंतर मन में शांति व अशांति दोनों, केवल शांति या शांति एक पक्षी तरीके ही यह संभव नहीं कि कभी व्यक्ति को शांत परिस्थिति है तो कभी अशांत। उम, तूफ़ान वर्ड यूज़ करो, तूफ़ान जैसी परिस्थिति है, जब व्यक्ति अपने अकेलेपन में शांति के। अब यहाँ पे क्वेश्चन को कंक्लूड नहीं कर रहे हो, निबंध से नहीं जोड़ रहे हो इंट्रो में, ऐसे बस लिख रहे हो, लिखते चले जा रहे हो। सर ऐसा कोई एनेक्डोट, उदाहरण या एग्जाम्पल या कहानी, स्टोरी कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे को भी लग रहा है ये तो पहले ही पता था कि ये कमी है, लेकिन फिर मतलब लिखना था टाइम बाउंड मैनर में, तो फिर लिख रहा था कि अब आप बताओगे तो उस हिसाब से फिर आगे उससे नहीं, कनेक्ट नहीं करके तुम ऐड कर अगर लूँ। स्टोरी या कुछ भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि आप वो निबंध के विषय से टॉपिक को मतलब जो अपना कंटेंट है उसको रिलेटेबल करो, रिलेट करके लिखो थोड़ा सा, मतलब वर्ड्स इस्तेमाल करो। और ऐसा कुछ करो थोड़ा, जैसे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, व्यक्ति को सामना इन्हीं संघर्षों से जूझते हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ये वाला जो पैरा है ये जैसे रिलेट कहाँ कर रहा है अरुण? कहाँ से तुमने ये, मतलब इससे से रिलेट करोगे ना कि कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप शांति में बेहतर सीखते हो, और कुछ जिन्हें, तो इन उतार चढ़ाव को बताओ कि उतार चढ़ाव में शांति के पल भी होते हैं और तूफान जैसी विषम परिस्थितियों के भी पल होते हैं, मतलब रिलेट रिलेट करना है। सर टॉपिक तो इजी समझ आ गया था, सिंपल था, पर एकदम उसके लिए ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ है ज्यादा कनेक्ट करने के लिए, तो जैसा लिखा गया उतना ही, आगे शायद एग्जांपल्स दिए हैं तो जब आपको व्यक्ति ज्यादा अपने बेटर अकेलेपन कनेक्टेड में लगेगा। शांति के क्षणों में होता है तथा अपने व्यक्तित्व के स्तर पर चिंतन मनन करता है, तब वह स्वयं को जानने सहित अन्य सार्वभौमिक तत्वों व जगत के बारे में भी बहुत सी बातें खोजता है। जैसे उरुवेला निरंजना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे शांति की अवस्था में बैठे हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए व्यक्ति के जीवन में यह शांति की अवस्था ज्ञान क्रिया इच्छा के संतुलन व समन्वय से प्राप्त होती है। ज्ञान क्रिया व जैसंगानंद मूलक शांत व समतावाद के रूप में व्याख्यायित किया है। अ, अब अब इसमें यहाँ पर ऐसे से तुरंत रिलेट करना है कि ये स्थिति, मतलब शांति के मतलब बोलते रहना है कि जिन्हें इसे हम शांति में बेहतर सीखते हैं। वैसे तुमने लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट ठीक है। दूसरे व्यक्ति के जीवन अनुभव से सीखने की बात की जाए तो इंसान शांति, अब यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि मूल शब्दावलियों को डिफाइन भी कर सकते हो कि शांति का तात्पर्य तूफान का वो, मतलब कुछ इस तरह वो जो चार्ट मैं बना रहा था सुबह में उसको थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है। अशांति वर्ड मत यूज करो, जैसे जो तूफान वर्ड यूज है तो तूफान ही वर्ड यूज करो, जी सर। तो वो रिलेटेबल लगेगा। व्यक्ति के जीवन अनुभव से सीखने की बात की जाए तो वह इंसान अशांति वाले क्षणों में भी बहुत कुछ सीखता है। जब व्यक्ति के अंतर मन में बहुत उथल पुथल मची है तो मंथन करता है, ऐसी स्थिति में क्या सही है क्या गलत है का प्रश्न अति महत्वपूर्ण। उदाहरण के लिए कलिंग के महान सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के दौरान इसी प्रश्न का इतनी विषम परिस्थितियों में उन्हें समाधान मिला। अशोक ने हिंसा त्याग दी। व्यक्ति के जीवन में शांति और शांति दोनों की वजह को, लेकिन दोनों परिस्थितियों के बीच समन्वय आवश्यक है। था शांति चिंता में चतुराई घटे, दुख में घटे शरीर। लेकिन मानव दोनों ही परिस्थितियों के वशीभूत नहीं है, क्योंकि मनुष्य भोगता नहीं करता है। तुमने हिंदी साहित्य पूरा भर के इस्तेमाल किया है। ये तो दिव्या यशपाल की दिव्या है, वह रसपाल नियति की का। डिब्बा लास्ट में डाल दी क्योंकि मुझे लगा कि ये कनेक्ट हो रही है, अब पता नहीं। ठीक है, तुम्हारे इससे में डायमेंशंस वगैरह नहीं है, डायमेंशन तुमने एक भी ओपन ही नहीं किया इसमें। सर एक, वैसे टॉपिक समझ आ गया, पर मेरे को इससे कंटेंट रिलेट हो नहीं पा रहा था ना, तो अभी कोई अभी जो एनेक्डोट, मैंने अभी मैंने सूत्र, जो उदाहरण, अभी एग्जाम्पल्स मैं मिल पा अभी रहे। हाँ। मैंने जो सोनम की कॉपी में जो कुछ भी डिस्कशन किया वो तुमको समझ आया? हाँ बिल्कुल आया सर। तो उस पर उसी के हिसाब से करना है, ठीक है। ठीक है, पर वो लिखना था बस, बाकी तो इतना नहीं था कि प्रभावी या नाम इतना कनेक्ट हो पा रहा, ना कोई एनेक्डोट, कोई उदाहरण, ऐसा कोई एग्जाम्पल्स भी नहीं थे, पर काम तो करना था पूरा अपना, बाकी जितना लिखा गया उसमें इम्प्रूव कर लूंगा और जो हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी।
ये प्रिंस यस सर। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप शांति में बेहतर सीखते हैं और कुछ जिन्हें तूफान में। यह वाक्य जीवन के द्वैत सत्य को उजागर करता है। एक और शांति जहाँ एक और शांति जहाँ मन स्थिर होता है, विचार परिपक्व होते हैं और ज्ञान गहराई पाता है। दूसरी ओर तूफान जहाँ परिस्थितियों की कठिनाइयां हमें साहस, धैर्य और वास्तविक आत्मबल का पाठ पढ़ाती हैं। दरअसल मनुष्य का व्यक्तित्व केवल अनुकूल पर। अब इतना बड़ा पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से जैसे तुमने पाठ पढ़ाती हैं दरअसल, तो यहाँ से चेंज करो पैरा। दरअसल मनुष्य का व्यक्तित्व केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही नहीं बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी गढ़ा जाता है। इसलिए जीवन को सीधे केवल शांत दिनों की देन नहीं होती बल्कि संघर्ष और संकट के क्षण या समय में भी उतना ही नहीं, उतना ही बल्कि अक्सर अधिक सीखते हैं। यही द्वंद्व मानव विकास का आधार बनकर हमें संतुलित, संवेदनशील व अनुभवी बनाता है। बहुत अच्छा है, जो रिलेटेबल है। ऐसा नहीं है तुमने कोई स्टोरी, कोई पोयम उस तरीके से शुरुआत नहीं किया तुमने, लेकिन जो 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 वर्ड्स हैं शांति और तूफान, उनको भली भांति अच्छे से तुमने प्रिंस अच्छे से इस्टेब्लिश किया है, तो बहुत अच्छा है, गुड। और यहाँ से बस पैरा चेंज करना है, इतने बड़े पैरा नहीं बनाना है, ठीक है। ओके। बाकी रिलेटेबल है, तुमने डिमांड समझा है और अच्छे से लिखा है। इस प्रकार इस परिचय के उपरांत मुख्य भाग के प्रमुख आयामों, तो इनका जैसे इससे है तो इसमें इन्होंने कुछ ऐसा बहुत ड्रास्टिक या कुछ बहुत ड्रामेटिक कोई कंटेंट नहीं दिया है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इनका फ्लो आप लोगों को नोटिस करना है, जो दूसरे सारे स्टूडेंट्स हैं, कि इनका फ्लो कितना ठीक है। मतलब बहुत ऐसा, बहुत इन्होंने किसी दर्शन की बात नहीं, इन्होंने जो बात थी बस एग्जामिनर जो कह रहा था उसी बात को बस एक्सप्लेन किया है अच्छे ढंग से। तो बहुत ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो अगर आपके पास कुछ कविता, कुछ कहानी नहीं याद आ रहा है, लेकिन एग्जामिनर को कुछ गुमराह करना, कुछ उस तरीके की बातचीत करना कि अब कबीर का दोहा याद था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो अब तुम इसमें लिख रहे हो काल करे सो आज कर, तो शांति के दिनों में कल करना चाहिए और आज नहीं करना चाहिए। तो उस तरीके की बकवास नहीं करनी है। बस इसी तरीके की साधारण शुरुआत भी अपने आप में बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो इस प्रकार इस परिचय के उपरांत मुख्य भाग के प्रमुख आयामों को कुछ बहुत बढ़िया प्रिंस। शांति में सीखी जाने वाली बातें, कुछ प्रमुख आयाम शांति में सीखी जाने वाली बातों को देख सकते हैं। तूफान में सीखी जाने वाली बातें, शांति और तूफान का परस्पर संबंध देख सकते हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शांति और तूफान, व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन पर प्रभाव। अब यहाँ पे वो, अगर तुम एक साथ सारे डायमेंशंस को लिख रहे हो तो ये कोई डायमेंशन नहीं है सामाजिक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शांति और तूफान। ये तो मतलब उदाहरण होंगे कि तुम शांति में क्या सीखते हो उसको सामाजिक स्तर पर दिखाओगे, तूफान में क्या सीखते हो उसको सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर दिखाओगे। आयाम जो हमने सोनम की कॉपी में देखा था कि कभी कभी सिर्फ शांति में कुछ सीखते नहीं है, कभी कभी शांति में हम अकर्मण्य हो जाते हैं। शांति हमेशा सिखा के नहीं जाती है, कभी कभी शांति जो है वो इंसान को कुंद करती है, इंसान को अकर्मण्य बनाती है। वो सारी बातें यहाँ पे डायमेंशन, वो डायमेंशन यहाँ पे लिखना था। ओके। तो यहाँ पर जो तुम डायमेंशन ओपन कर रहे हो वो उतने अच्छे से नहीं आ पाया है। इसमें तुम वही बात जो प्रस्तुत आयाम था उसी बात से तुम सहमति बस दर्ज कर रहे हो कि हाँ हाँ तुम ठीक कर रहे हो कि शांति में बेहतर सीखते हैं और कुछ तूफान में बेहतर सीखते हैं, उसी बात को कह रहे हो तुम। तो शांति के समय सीखी जाने वाली बातें जैसे चिंतन, मनन, और ये पॉइंट्स फॉर्म में कभी नहीं लिखना है। एस्से में हमेशा पैरा में ही लिखना है प्रिंस। ओके सर। शांति व समय जब कोई बड़ा दबाव, हम सोचने समझने और खुद को पढ़ाई कौशल सीखना, शांति भावनाएं एक वैज्ञानिक शांत माहौल में ही शोध कर सकता है। तूफान के समय में हम साहस, धैर्य, क्षमता, हमेशा साहस, धैर्य, दृढ़ता, जल्दी निर्णय लेना, स्थिति को संभालना,
मुश्किल परिस्थितियों में हम महामारी ने हमें स्वास्थ्य, तकनीकी, शांति और तूफ़ान का संबंध क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। शांति तैयारी का समय, तूफ़ान परीक्षा का समय है। एक दूसरे के पूरक नहीं, सहयोगी वर्ड। पूरक मतलब कि जैसे ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं। जीवन में केवल शांति हो तो अनुभव नहीं मिलता, केवल तूफान हो तो सीख हो तभी सीख मिलती है। जीवन में केवल शांति हो तो अनुभव नहीं मिलता, केवल तूफान हो तभी सीख मिलता है। मतलब प्रिंस, यस सर। जीवन में केवल शांति हो तो अनुभव नहीं मिलता, केवल तूफान हो तभी सीख मिलता है। सर दोनों जब रहते हैं तभी सर सीख और अनुभव। अच्छा, जीवन में केवल शांति हो तो अनुभव नहीं मिलता, केवल तूफान हो तभी सीख मिलता है। ये सही करो, जो कुछ भी कहना चाह रहे हो इसको सटीक तरीके से लिखो। दोनों मिलकर व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करते हैं। शांति बुद्धि देती है और तूफान ताकत देता है। मतलब शांति भी जरूरी है और तूफान भी जरूरी है, ये हाँ वाला तो पहलू तुम लिख रहे हो। सैनिक यस प्रशिक्षण करता है तो शांति और युद्ध में बहुत अच्छा है। गुड। शांति और तूफान दोनों की आवश्यकता पे तुमने लिखा, लेकिन इसमें डायमेंशंस नहीं ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ तक जो यहाँ तुमने बताया कि शांति और तूफान दोनों का समन्वय जरूरी है, तो यही बात तो ये भी कह रहा है, समन्वय की बात तो ये भी कह रहा है कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो शांति में बेहतर सीखोगे, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें तूफान में। जो सोनम ने बहुत सारे डायमेंशंस ओपन किए थे अपनी कॉपी में, वो नहीं है तुम्हारी कॉपी में। और डायमेंशन के ही तुमने एक ही डायमेंशन पर पूरा ऐसे लिखा है, तो उसका थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। ये डायमेंशंस के नंबर मिलते हैं प्रिंस, यस सर। तो इसका थोड़ा सा बस ध्यान रखो। समझ आ रहा है जो मैं डायमेंशन वर्ड यूज कर रहा हूं, तो उसका मतलब तुमको समझ आ रहा है? यस सर, दोनों पक्ष लिखना था उसको। कल जिसकी कॉपी मैंने चेक किया था उन लोगों का, जैसे कल मैंने मनी अमजद की कॉपी देख लिया था, मणिकांत की कल नहीं देखा था, तो एक बार देख लेते हैं। कल जिनकी कॉपी कल के सेशन में देखा था उनकी अभी सेशन के बाद देख लूंगा। सर एक सेकंड सर, मैंने पीडीएफ बनाने में थोड़ी गड़बड़ी की थी, मैं दोबारा से पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ठीक। वो 3 ही पेज ऐड हुआ था, गलती से एक पेज छूट गया। अभी मैं चौथा पेज, मतलब शुरू वाला पेज ही पीडीएफ बनाने में ठीक है, ठीक है। अभी मैं दोबारा भेजा उसको। सुनील, जी सर। सर जी भेजा सर। है दोबारा। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। सुनील की कॉपी एक बार देख लेता हूँ। और भी जो स्टूडेंट जो अभी बाकी सेशन में, वो हाथ पे हाथ रख के ना बैठे। किसी की कॉपी में कुछ अच्छा एग्जांपल्स मिल रहा है तो उसको नोट डाउन करना है, जिससे ये इससे हमारा हमेशा के लिए तैयार हो जाए कि कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम शांति में बेहतर सीखते हैं और कुछ ऐसी जिन्हें हम तूफान में, तो ये हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो जो जिसकी कॉपी में जो अच्छा कंटेंट मिल रहा है, जो बातें, जो डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं, तो उनको लिखते रहना है, ठीक है। ऐसे बस उसको और अटेंटिव देखना है कि कौन क्या लिख रहा है, किस तरीके से सोच रहा है, कौन सी बातें मैं बता रहा हूं, तो उसको देखो यहाँ पर कि वह यह वाक्य मनुष्य के कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम शांति में बेहतर सीखते हैं, कुछ जिन्हें यह वाक्य मनुष्य के शांति और संघर्ष के बीच संबंध बताता है। शांति और शांति और तूफान, जी जो उसकी शब्दावली है वही लिखो। शांति हमें झांकने, समझने और दिशा तय करने की क्षमता देती है, जबकि तूफान हमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास। किसी मनुष्य का विकास तब शुरू होता है जब वह दोनों परिस्थितियों को सीखने के रूप में स्वीकार करता है। जैसे ओक व बांस बास बास। बांस के पेड़ के बारे में कहा गया है कि भयंकर तूफान में ओक का पेड़ जड़ से उखड़ गया और बांस सीधा खड़ा रहा, क्योंकि ओक का वृक्ष कठोर था इसलिए उखड़ गया, जबकि बांस को पता था कि झुकना है कब झुकना है और शांति के दिनों के लिए हमें कब सीख चुका झुकना है, सर। कब स्थिर रहना है। इसलिए जीवन में से कुछ शांत परिस्थितियों में मिलता है। जिस प्रकार भारत की आजादी का आंदोलन
ओक का पेड़ तुमने कठोरता तूफान, अच्छा तुमने नहीं तो ओक और बांस के पेड़ से मतलब एक से शांति हो रही है और एक से मतलब तूफान हो रहा है ऐसा। सर वो शांति से सीख रहा है, और दूसरे एग्जाम्पल में मैंने तूफान के बारे में ही बताया है। दूसरा एग्जाम्पल तुमने जिस प्रकार भारत की आजादी का आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चला था, आंदोलन में गांधी जी के आने से आंदोलन एक तूफान एक गति पकड़ लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ना तो एक तूफान का रूप लिया और राष्ट्र को नई दिशा दिया, इसलिए समाज और राष्ट्र भी इन दोनों अवस्थाओं से सीखते हैं। मतलब गांधी जी को तुमने तूफान कह दिया है। नहीं सर, वो आंदोलन और तेज पकड़ लिया ना। ठीक है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अभी जैसे क्या है सुनील, यहाँ पर जैसे जो स्टार्टिंग तुमने किया वो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर तुमने तूफान से हम क्या कुछ सीख सकते हैं और मतलब शांति और तूफान दोनों जरूरी है। फिर ये वाला जो है ना थोड़ा सा कि मतलब जी सर। शांति में मतलब तुमने सीखने वाले पक्ष पर ज्यादा जोर दे दिया है। मत ये वाला थोड़ा सा और रिलेटेबल हो सकता था कंटेंट से, ठीक है। या ठीक फिर है। कुछ और हो सकता था इसकी जगह पर कोई एग्जाम्पल, कोई जो सबसे सॉलिड एग्जाम्पल से वो यूज करना चाहिए था जिसमें शांति में बेहतर सीखते हैं और मतलब कुछ जिन्हें तूफान में बेहतर सीखते हैं। कुछ इससे उतना रिलेट नहीं हो पा रहा। अब गांधी वाला जो ये तुमने एग्जाम्पल दिया है ना यहाँ पर, जी ये भी कुछ जम नहीं रहा है उतने अच्छे से। मतलब है तो मतलब गांधी के आने से चीजें बदली हैं, लेकिन गांधी तूफान की तरीके से ऐसा कुछ थोड़ा सा और बेहतर हो सकते हैं मतलब उदाहरण। ठीक है। सुनील, जो और सबके एग्जाम्पल्स जो मैं बता रहा था तो उनके एग्जाम्पल्स को आप अपने जहां पर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो मैंने जैसे अभी सोनम की कॉपी, प्रिंस या जैसे जिनकी कॉपी देखी है तो उनकी कॉपीज से थोड़ा सा रिलेट करो। ठीक है सर। तो मतलब उनकी एग्जाम्पल्स उठाओ, उनकी कंटेंट को देखो एक बार कि क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। ठीक है सर। जिन नेपाल के आंदोलन से हम सीख सकते हैं कि जिस प्रकार वहां के जनजी ने ये क्या लिखा है, अरे क्या करप्शन के विरोध में। करप्शन, तो यहाँ पे लिखो ना भ्रष्टाचार लिखो। भ्रष्टाचार के जी विरोध में आकर वहां की सरकार बदल दिया। वह एक करप्ट नहीं, भ्रष्ट भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट तो वर्ड है ना हिंदी में। भ्रष्ट जी सरकार जी। को धराशायी लिख दिया है, धराशायी कर दिया। इससे हम सीख सकते हैं, सीख भी तुमने गलत लिखा है, इससे हम सीख सकते हैं कि हमने एक दृढ़ इच्छा हो तो हम कर सकते हैं। थोड़ा सा रिलेट करना है, अभी फ्लो और मेंटेन करना है सुनील, आप कर सकते हो। और अभी जो थोड़ा सा और व्यवस्थित करना है अपने हिस्से को, ठीक है। थोड़ा सा आराम से चलो, ठीक है इतना सर। घबरा के मत लिखो। तुम इतना घबराए हुए, इतना तुम्हारे लग रहा है, तुम्हारे हिस्से को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि तुम सारी दुनिया समेट देना चाहते हो अपने हिस्से में के कुछ ही पन्नों में। आराम से चलो, आराम इत्मीनान से लिखो। शांति का अर्थ बताओ, तूफान का क्या मतलब है, शांति से कहाँ कहाँ पर कुछ चीज ऐसी चीजें जिन्हें हम शांति में बेहतर सीखते, तो कौन सी ऐसी चीजें, जैसे कोई ध्यान की चीज हो, कोई कला सीखनी हो, कोई संगीत सीखना हो, कुछ तो या फिर कुछ और बातें हो जो हम शांति में बेहतर सीखते हैं, कुछ जिन्हें तूफान में बेहतर सीखते हैं। तो साहस सीखते हैं, लीडरशिप सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, कलिंग युद्ध से रिलेट कर सकते हो, वॉर। अभी बहुत सारे और सारे एग्जाम्पल्स ऐड ऑन कर सकते हो जो और सबकी कॉपीज में है। तो इत्मीनान से चलो सुनील। ठीक है सर। तो वैसा मत करो कि बहुत जल्दबाजी में, धीरे धीरे चलो। और मतलब वेल रिलेटेड करके किस तरीके से रिलेट करना है वो, उस पे सब पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। बाकी जो बातें बताई जा रही हैं अभी तुम्हें समझ आ रही है सुनील? जी सर जी। कुछ ऐसी बात जो तुमको ना समझ आ रही हो कि अभी ये क्या बता रहे हैं, उल्टा सीधा है कुछ ऐसा? नहीं आ रही सर। ठीक है। प्रिया की कॉपी कल देखा था हमने। सूरज, सर कल नहीं देखा था।
जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो प्लीज जो और कॉपी अभी जो चेक हो रही है उन पर एक बार गौर करें कि क्या क्या हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम शांति में बेहतर सीख सकते हैं, कुछ जिन्हें तूफान में। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, मन को शांत रखिए। धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को नहीं सुखा सकती है। बहुत बढ़िया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जीवन में शांति की महत्ता क्या है और वह कैसे हमें बेहतर सिखाने का प्रयास करती है। लेकिन हम कुछ चीजों को तूफान या उथल-पुथल से सीखने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत रिलेटेबल है, फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंटेंट है। हम देखते हैं कि जीवन में व्यक्ति किस प्रकार दो परिस्थितियों दो परिस्थितियों शांति व तूफान की दो परिस्थितियों में किस परिस्थिति में अपने को बेहतर उभार सकता है। इस संदर्भ को हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि एक व्यक्ति जो हमेशा शांति प्रिय व एकांत की चाहत वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है। जैसे हम विभिन्न खेलों व वैज्ञानिक अनुसंधान कि व्यक्ति शांति में कितना बेहतर कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश में एक व्यक्ति जो हमेशा शांति प्रिय एकांत की चाहत वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है। जैसे हम विभिन्न खेलों में देख सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान में देख सकते हैं कि व्यक्ति शांति में कितना बेहतर कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के अत्यंत शांति प्रिय व्यक्ति थे। शांति प्रिय इस तरीके से नहीं, कुछ मतलब प्रधानमंत्री या जो उनकी डेजिग्नेशन है वो लिखो। उनकी विदेश नीति में भी पंचशील का सिद्धांत व शांतिपूर्ण सहिष्णुता। सब भूल गए थे। यहाँ से थोड़ा-सा यहाँ पे कंटेंट में तुमने इत्मीनान से चलो, आराम से चलो, जल्दबाजी मत करो। यहाँ पे तुमने ये सब ठीक था, फिर तुम बताती कि उसको लेकर के चलो, बताते हुए एग्ज़ामिनर को चलो कि निबंध में अब यह जानते हैं कि शांति में कैसे बेहतर सीखते हैं, कौन-कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हम शांति में बेहतर सीखते हैं, बताते हुए चलो एग्ज़ामिनर को। ओके सर। तो उस तरीके से बताते हुए चलो। इस निबंध में हम यह देखते हैं कि तूफान में व्यक्ति के जैसे यहाँ पर तुमने बताया है कि अब ये कैसे सीखते हैं या वह कैसे महत्वपूर्ण है मानव सभ्यता के। उदाहरण के लिए फिर उदाहरण देने हैं, बहुत अच्छा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बाद कैसे संसाधनों की गतिशीलता बढ़ी। संसाधनों की गतिशीलता बढ़ने से तूफानों का आना ही आवश्यक है। वृक्षों का कटाव, कीटनाशकों का प्रयोग सतत लक्ष्य प्राप्त करने में बाधक है। और एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस तरीके से कनेक्टिंग वर्ड भी यूज करना है कि आइए अब अन्य उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। सामाजिक स्तर पर देखें, पर्यावरण के स्तर पर देखें तो इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है। कुछ इस तरीके के कनेक्टिंग वर्ड्स भी जब पैरा चेंज करने बहुत बड़े-बड़े, जैसे यहाँ पर आपने आर्थिकी का कोई उदाहरण दे रही थी, तो अब वृक्षों का कटाव या ये सब बता रही हो तो वो रिलेट करो कि अब पर्यावरण के स्तर पर पर्यावरणीय उदाहरण को देखें तो ऐसा कुछ कि पर्यावरण के स्तर पर तूफान वाली परिस्थितियों में कैसे बेहतर सीख सकते हैं। तटों का कटाव मानव जाति के लिए कैंसर जैसी समस्याएं, अतः हम यह सीखने को मिला कि कैसे ये व्यवस्थाएं, अब कैसे ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा प्रिया। ये व्यवस्थाएं जिन्हें हम बेहद पता उपयोगी नहीं समझ, कैसे। वे जीवन में वे तूफान बनकर आई, हमें किस हद तक प्रभावित किया कि हम हमारे जीवन को संकट की ओर ले गए। गोभी का बना दीजिए भुजिया। एक अन्य आयाम से हम भुजिया देखते हैं कि बढ़िया से कैसे बनाइए, कुछ लोग उसको शांति काल लगता में है सभी सुख कभी-कभी सुविधाएं होने के बॉयल बाद किया हुआ सुषुप्त ही रहता, अवस्था में मतलब उछल प्रवेश रहा कर था। जाते हैं। बहुत बढ़िया। बढ़िया जोड़ने का से कि कैसे भुजिएगा। सरकार द्वारा नागरिक को सही है। इसी प्रकार हम एक अन्य आयाम की व्यक्ति के जीवन में क्या कितनी भी हलचल व तूफान मचा हो, लेकिन वह अपने लक्ष्य पर लौंग अडिग कम रहता रखिएगा है। ना। जैसे वो लाल कई बार लगता बहादुर है कि शास्त्री उछनल है, जी बस गंगा सीज नदी जाता पार है कर भुजिया। स्कूल जाते थे, लेकिन जीवन में इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, किंतु वे इस प्रकार इस निबंध को अन्य सामाजिक आयाम से। अब यहाँ पे ये पानी इसमें से वो काहे दिखाना उबालते था हो? कि कुछ तूफान जो है वो लोगों को नष्ट करने के लिए भी और हैं। हाई तो थोड़ा सा धीमी आंच रखिएगा तो नहीं वो जलेगा। बात, सुनील अपना माइक बंद कर दो। इस प्रकार हम इस निबंध को अन्य सामाजिक जोड़ने छलनी विवाह चलाइएगा जैसी तो नहीं व्यवस्था। जलेगा, हम लोग भी बनाते थे। ठीक है प्रिया, लिख आप ठीक रही हो। थोड़ा सा अभी फ्लो पे थोड़ा सा और काम करना है पानी दे करके मत और बनाइए, तब हो सकता है कि एग्जाम्पल्स थोड़ा सा इसलिए तो और हमको लगता अच्छे था हो भाई सकते उछनल का है। हैं। ठीक है,
बाकी ठीक है, अभी और टाइम दे करके कल के सेशन में थोड़ा सा और टाइम देंगे 45 मिनट्स का, तो मुझे जो टाइम का क्रंच है वो ना रहे, थोड़ा सा और टाइम एक्सटेंड कर लेंगे। बाकी जो कॉपीज हैं वो बाद में भी चेक हो जाएंगी, बाद में चेक करके भेज देंगे। इससे क्या होता है, लाइव आंसर ऐसे चेक करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हो सकता है कि मैं ऐसे किसी की कॉपी भेज दूं, आप लोग ना नहीं भी देखते होगे, लेकिन ऐसे करता हूँ तो सब देखते हो कि किसकी कॉपी में क्या लिखा है, किसके एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, क्या कुछ है, तो वो एक थोड़ा इफेक्टिव रहता है। बाकी और भी कॉपीज हैं बहुत सारी, यस एक सर, बार। 5-7 कॉपियाँ तो जरूर चेक किया करिए। हाँ हाँ, मुस्कान आपने लिखा है क्या, मुस्कान? सर समझ, मेरा भी चेक कीजिए। एक मिनट, एक मिनट, सर मेरे भी चेक कर लीजिएगा सर। एक मिनट, एक मिनट, दीपक। बस बस। विकास, जी सर। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप शांति में और सभी लोग अपनी माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दो। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप शांति में बेहतर सीखते हैं और कुछ जिन्हें तूफान में। मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान अनुभव दो ध्रुवों पर टिका होता है, शांति और तूफान। शांति वह अवस्था है जहां स्थिर होकर विचार गहराई पाते हैं और विवेक परिष्कृत होता है। इसके विपरीत तूफान, चाहे दबाव हो, संघर्ष हो या चुनौतीपूर्ण क्षण हो, मनुष्य को व्यवहारिक बुद्धि, साहस, धैर्य और त्वरित निर्णय लेने की कला सिखाता है। दोनों ही कलाएं अपने ढंग से सीखने की प्रयोगशालाएं हैं। बहुत बढ़िया। वो तुम्हारी जो शब्दावली चयन है, तुमने जो इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए, परिष्कृत होना, चुनौतीपूर्ण और व्यवहारिक तरीके से, प्रयोगशालाएं हैं, बहुत बढ़िया और रिलेटेबल है और बहुत अच्छा है। शुरुआत, कोई जरूरी नहीं है कि किसी स्टोरी, कविता नहीं याद आ रही तो इस तरीके से साधारण शुरुआत कर सकते हो। इसका एक उदाहरण भगवान बुद्ध के जीवन से ले सकते हैं कि भगवान, अब जैसे जो चीज मैं अभी सोनम में बता रहा था कि जनरली ऐसा होता है कि टॉपर्स की कॉपी या कोई अच्छा, जब आप कभी एस्से वगैरह देखोगे तो जनरली जैसे कविता को पहले लिखते हैं, एग्जाम्पल्स को पहले लिखते हैं, फिर एक्सप्लेन करने आते हैं। तो वैसा कुछ कर सकते हो थोड़ा सा, कि एग्जाम्पल जो बुद्ध का एग्जाम्पल दे रहे हो शुरुआत में दे सकते हो कि बुद्ध के, महात्मा बुद्ध से, फिर ऐसा कुछ रिलेट करना है, फिर ऐसी कुछ करना है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। इसका एक अच्छा उदाहरण भगवान बुद्ध, ऐसे बाद में भी लिख सकते हो, अच्छे से रिलेट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। इसका एक अच्छा उदाहरण भगवान बुद्ध के जीवन से ले सकते हैं। भगवान बुद्ध ने सन्यासी जीवन से पहले विभिन्न विचारों को शांति से सीखकर अपने विवेक ज्ञान को परिष्कृत किया। इसके विपरीत सन्यासी जीवन में उन्होंने चुनौतीपूर्ण संघर्ष में ज्ञान को अर्जित किया। अब जैसे यहाँ पर ये बात सीखने वाली है, जैसे ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो बुद्ध, गांधी, महावीर, इनके ही एग्जाम्पल्स यूज कर रहे हैं। जैसे अभी सोनम की कॉपी में बस थोड़ा सा था कि करंट का एग्जाम्पल आ गया, दिल्ली बम ब्लास्ट वाला जिक्र हो गया था। बाकी ज्यादातर यहाँ पर जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई थोड़ा सा अलग उदाहरण दे करके लिखेगा तो क्या होगा कि एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि जैसे कोई फॉरेन, किसी फॉरेन की कोई स्टोरी या किसी कोई ऐसा फॉरेनर जो, जिसकी कोई आप बताना चाहते हो, जिन्होंने शांति के क्षणों में नेल्सन मंडेला, रोजा पार्क्स, या जैसे तूफान के क्षणों में रोजा पार्क्स का जिक्र करके, या जैसे और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो उनको उदाहरण दोगे तो थोड़ा सा कहाँ ज्यादा से बात अच्छा कर रहे हैं लगेगा, ठीक है। अतः बुद्ध की इस कहानी से यह आप? प्रतिष्ठापित होता है कि कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप शांति में बेहतर सीखते हो और कुछ को तूफान में। अरे किस चीज में? अब जैसे शुरू नहीं कर, यार, इसके विपरीत कौन नंबर दे सन्यासी दिया जीवन में तेरा उन्होंने आपको? विविध चुनौतीपूर्ण, हाँ, इस प्रकार निबंध के अर्थ को स्पष्ट करने के उपरांत इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा की जा सकती है कि शांति में कैसे बेहतर सीखते हैं, तूफान में कैसे बेहतर सीखते हैं, क्या शांति और तूफान दोनों। अब ये ऐसे बिंदुवार नहीं लिखना है, बस ऐसे डैश लगा करके और कॉमा करके लिखना है, ठीक है। अगर एक पास सारे कुछ, क्या कुछ आगे बातचीत करने वाले हो, उसको परिचय के उपरांत बताना है विकास। जी सर। ये पॉइंट फॉर्म में कभी नहीं लिखना है इससे को, ठीक है। ऐसे बस कॉमा लगा करके, फिर कॉमा लगा करके, फिर ऐसे शांति और तूफान दोनों का समन्वय है। क्या तूफान शांति से, क्या तूफान में शांति से ज्यादा सीख सकते हैं? बहुत बढ़िया। क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें केवल तूफान में ही सीख सकते हैं और कुछ ऐसी जिन्हें केवल शांति में ही सीखा जा सकता है? बहुत बढ़िया। क्या तूफान का आना अच्छा है?
ठीक है, बहुत अच्छा है तुमने। अब इसी बात को जैसे अभी यहाँ पर विकास अब तुमने बताया, अब इन्हीं सारे आयाम को एक पास लिखने के बाद फिर एक एक करके सभी आयामों को बस ओपन करना है और इनको प्रूफ करने के लिए बहुत सारे उदाहरण देना। जैसे पहला आयाम अब उठा लो कि प्रथम आयाम को देखें कि शांति में कैसे बेहतर सीखते हैं, तो इसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे कि लता मंगेशकर के उदाहरण के माध्यम से बता दो, या जैसे कि शांति में बेहतर सीखने से संबंधित कुछ और जैसे बता सकते हो, कलाम के बारे में बता सकते हो कि जब जीवन में अत्यधिक विचलन था तो शांति के क्षणों में ऋषिकेश वैसा कुछ, मतलब कुछ धार्मिक यात्राओं से रिलेटेड कुछ किसी की बता सकते हो, या कुछ शांति के क्षणों से संबंधित कुछ और बातचीत कर सकते हो कि शांति में कैसे। फिर उसके बाद दूसरे दूसरे आयाम पर आ जाओ कि तूफान में कैसे, फिर ऐसे, फिर इसी तरीके से क्वेश्चन के फ्लो को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो अच्छा है विकास, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। और मतलब कल अच्छे से और टाइम दे करके इत्मीनान से लिखना मेन बॉडी इसकी, तो और भी टाइम देंगे कल तो। और जो जिनको टाइम का क्रंच लग रहा है वो टाइम का क्रंच फिर नहीं लगेगा। तो सर टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, थिंकिंग का प्रॉब्लम है हमारा सबका। तो वो तो धीरे धीरे कंटेंट एनरिचमेंट हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो अभी मतलब फॉर्मेट समझ में आ रहा है विकास, प्रिया, जो भी अभी। सर हाँ आप सर। समझाते हो तब समझ में आ जाता है, बस अप्लाई नहीं होता है। नहीं नहीं, वो होगा होगा, अभी हम टाइम लेकर के और करेंगे तो धीरे धीरे होगा। ठीक है, सर मैं अरुणु में ये कह रहा था, हाँ ये शांति के क्षणों में नेल्सन मंडेला, आंग सान सूची जेल यात्रा के दौरान इन्होंने बुक लिखी थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो सारी बिल्कुल। चीजें वो उनका उदाहरण दे सकते हैं। तूफान के क्षणों में नादिया मुराद थी, जिसको आईएसआईएस ने बंधक बनाया था, फिर उसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। समझ मलाला। गए। ठीक है, ये सारे जो उदाहरण तुम नोट कर रहे हो क्या अरुण? हाँ तो ये ग्रुप में सेंड कर देना, मतलब मुझे सेंड कर देना, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है। तो अभी जैसे आपने बताया ना कि डाइवर्सिफाइड हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि गांधी बुद्ध का शब्द दे रहे हैं, तो ये याद आया तो लिखा इस पर। ठीक है, भेजना मुझे। हाँ, हाँ अभी तो मैं और कलेक्ट करूंगा ढंग से, अभी इंद्रदेव, दो लिखे केवल, तब इंद्रदेव, भेज दूंगा। जी सर। शांति का समय जीवन में कुछ सीखने हेतु महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इस दौरान व्यक्ति या समाज किसी विपरीत परिस्थितियों में उलझा नहीं होता तथा सारी ऊर्जा में एकाग्रता से जीवन में कुछ सीखने, कुछ करने या सीखने का प्रयत्न करता, ताकि वह अपने जीवन को बेहतर सीख सके। इसको सभ्यता से अब यहाँ पे मतलब बड़ा नहीं, छोटे छोटे पैरा में कुछ एग्जांपल्स दो, तो उदाहरण के माध्यम से, या जनरली ऐसा कुछ पहले दो, ऐसा कुछ करो। इसका हड़प्पा सभ्यता तथा बिन्स शांति के दौरान किया गया था, जैसे भवन निर्माण, तूफान के दौरान यानी परिस्थितियों में बेहतर तरीके से, उदाहरण के तौर पर जीवन जीने का सिद्धांत, उन परिस्थितियों से निपटने हेतु उपाय, युद्ध या विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति जीवन में सबसे अच्छा, युद्ध के दौरान युद्ध कला, रोटी बनाइएगा। इस दौरान प्रयोग होने वाले उपकरणों का निर्माण, उन सबसे अच्छा हेतु प्रयोग करना आदि। इस प्रकार हम निबंध के मुख्य भाग को देखें तो अन्य कई शांति काल में होने वाले विभिन्न आविष्कार, जैसे वाद्य यंत्र, वाहन आदि के आविष्कार, वहीं तूफान के दौरान हम विभिन्न प्रकार के रक्षा उपकरण आदि शामिल हैं। इसके अलावा इस निबंध के अप्रत्यक्ष अर्थ को देखें। शांत चित्त या मन के दौरान हम कुछ ऐसी चीजें सीखते हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। इंद्रदेव, जी सर। एक बार तुम सोनम की कॉपी पढ़ो अच्छे से। ठीक है, और भी ठीक जो है सर। कॉपीज मैंने अभी बोला था उस पर थोड़ा सा एक बार देखो कि क्या फ्लो, और जो बातें अभी मैं आज के सेशन की स्टार्टिंग में बता रहा था वो तुमको समझ आ रही थी? जी सर। सर वो समझ में तो आ जाता है, पर सर वो एट द मोमेंट लिख नहीं पाते हैं उसको। कोई बात नहीं, मैं और टाइम दूंगा कल से, तो और अच्छे से लिखना, मतलब सोचो कि क्या, मतलब जो चीजें उसको इतना मतलब जल्दबाजी में मत करो। वैसे तो वहां पर 1.5 घंटा एक ऐसे के लिए होता है, आपके पास 1.5 मिनट, हाफ आवर, लेकिन अभी थोड़ा सा इधर जैसे परिचय मैं चाह रहा हूँ कि भले ही थोड़ा सा फॉर्मेटिंग ही कर दो अच्छे से, मतलब केवल टच करके ही निकलो, लेकिन लिखो एक बार, थोड़ा फॉर्मेट के लेवल पर थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है,
बाकी बाकी जिनकी भी कॉपीज़ हैं वो मैं वैसे फिर बहुत लोगों का बहुत सारा टाइम चला जाएगा और भी बहुत सारे अभी तो प्रीलिम्स भी नज़दीक आने वाला है तो वो भी सब पढ़ना है। तो बाकी कॉपीज़ मैं जल्द आज ही चेक करके ज़रूर भेज दूँगा और बाकी इसमें जो कुछ मेरे हिसाब से और क्या कुछ इसमें पॉइंट ऐड ऑन होना चाहिए एक बार उसको देख लेते हैं कि इस सर, एक वाले बार मैंने कुछ अलग लिखने की कोशिश किया है। बस दीपक अभी 1 मिनट मैं थोड़ा अपना बता दूँ फिर एक बार अभी तुम्हारी देखता हूँ, ठीक है? जैसे कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप शांति में बेहतर सीखते हैं, कुछ जिन्हें तूफान में बेहतर सीखते हैं। तो प्रस्तावना में जैसे ऐसा कुछ बता सकते हो कि कोई स्टोरी वगैरह या कुछ इस तरीके का कंटेंट आप दे सकते हो, स्टोरी, पोयम या किसी दार्शनिक का मत, जिससे जो निबंध का कथ्य है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाए कि क्या है, मतलब कुछ चीजें शांति में बेहतर सीखते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो तूफान में बेहतर सीखते हैं, वो स्पष्ट हो जाए। फिर इसके बाद जो शब्दावलियां हैं कि शांति का तात्पर्य या तूफान का तात्पर्य क्या है। तूफान का तात्पर्य उस विषम परिस्थितियों से है, शांति का तात्पर्य उस सुकून के क्षणों से है, उन आरामदायक पलों में है। ऐसा कुछ बातें बता सकते हो। फिर कुछ अगर बताना चाहो तो शांति की महत्ता या तूफान की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ये वाला डायमेंशन है इसी से अपनी सहमति दर्ज करना है और इसी को लेकर के यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंट्रो में ही बहुत सारे आयाम ओपन करके दिखा देना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि शांति में बेहतर सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शांति में तो और अकर्मण्य हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, ऐसा कुछ। तो ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पे तो एग्जामिनर के साथ में चलना है आपको कि हाँ एग्जामिनर सही कह रहे हो कि शांति में बेहतर, मतलब इस तरीके की कुछ बातचीत करनी है कि शांति व तूफान के तात्पर्य बता करके शांति की महत्ता को बतानी कि हाँ ये बात सही कह रहे हो कि शांति में बेहतर सीखते हैं और तूफान, कुछ चीजें ऐसी हैं जो तूफान में बेहतर सीखते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद थोड़ा बहुत इस तरीके की बातचीत करके फिर इसको और एक्सटेंड करना चाहो कि इसमें मतलब हाँ बहुत सारे उदाहरण वगैरह दे सकते हो कि इन्होंने देखो कि शांति में बेहतर सीखने को बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से सीख सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो मेन बॉडी आप मुख्य, जैसे प्रस्तावना देने के बाद जब आप मुख्य भाग में आओगे तो आयाम 1 जो होगा, आयाम 1, तो आयाम 1 जो होगा, पहला जो आयाम होगा वो आपका प्रस्तुत आयाम ही होगा। प्रस्तुत आयाम का मतलब यही आयाम जो कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप शांति में बेहतर सीखते हो, कुछ ऐसी हैं जिन्हें आप तूफान में बेहतर सीखते हो। तो प्रस्तुत जो निबंध का विषय होता है वही आपका पहला आयाम होता है और उसी पर आपको बात करना होगा कि शांति में कैसे बेहतर सीखते हैं। अब इसको लेकर के बहुत सारे उदाहरण देने होंगे। फिर तूफान में कैसे बेहतर सीखते हैं तो इसको लेकर के बहुत सारे उदाहरण दे दो। फिर कंक्लूड मतलब थोड़ा सा बात बता दूं कि इस तरीके से शांति में भी बहुत कुछ सीखते हैं, तूफान में भी बहुत कुछ सीखते हैं, तो दोनों का समन्वय आवश्यक है। तो इंट्रो में पहले आपको फिर से रिपीट किए दे रहा हूं कि अगर इस तरीके का कुछ भी टॉपिक है कि कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप शांति में बेहतर सीखते हो और कुछ जिन्हें तूफान में बेहतर सीखते हो, तो इसको बताने के लिए कोई स्टोरी, पोयम हो जो संपूर्ण तथ्य को व्यक्त करे, ऐसी कुछ स्टोरी हो तो आप लिख सकते हो। अगर ऐसी स्टोरी या पोयम नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, आप केवल शांति और तूफान शब्दावलियों का तात्पर्य बता करके फिर उसके बाद चूंकि निबंध का प्रस्तुत आयाम ये कह रहा है कि शांति में बेहतर सीखते हैं और कुछ ऐसी हैं जिन्हें तूफान में, तो शांति की महत्ता को बता दो और तूफान की भी आवश्यकता को बता दो कि हाँ ये सही बात है कि कुछ चीजें हैं जिन्हें शांति में बेहतर सीखते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तूफान में। कोई फिर उसके बाद जब मुख्य भाग में आओ तो मुख्य भाग में जो पहला आयाम बनता है, जो फर्स्ट डायमेंशन बनता है, वो निबंध का प्रस्तुत आयाम ही बनता है। जो यहाँ पर लिखी लाइन है इसी बात को पहले प्रूफ करना होता है कि हाँ एग्जामिनर सही कह रहा है कि मतलब शांति में बेहतर सीखते हैं। तो कैसे बेहतर सीखते हैं वो कुछ उदाहरण से बता दो, तूफान में कैसे बेहतर सीखते हैं वो कुछ उदाहरण से बता दो। फिर इस तरीके से बता दो कि शांति और तूफान दोनों का होना आवश्यक है, ठीक है? फिर उसके बाद सेकंड आयाम इसमें ये ओपन करो कि सिर्फ तूफान का आना क्या बेहतर है क्या? अगर लाइफ में केवल तूफान ही आता रहेगा, जैसे कहीं पर अगर निरंतर आक्रमण, इतिहास के पन्नों को पलट के फिर ये बात को बताओ कि अगर इस आयाम को देखें कि सिर्फ तूफान का आना ही क्या बेहतर है या सिर्फ शांति का रहना ही क्या अच्छा है, थर्ड डायमेंशन। तो इसको बताते हुए जैसे एग्जांपल दो कि कहीं पर कोई इतिहास के पन्नों को पलटे, तो अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति है जहां पर निरंतर आक्रमण हो रहा है या औपनिवेशीकरण से कोई स्थान विशेष ग्रसित है, तो उसने क्या किया है, विभिन्न सभ्यताओं को मिटा दिया है। तो तूफान, हमें सिर्फ अगर तूफान ही तूफान लाइफ में रहेगा तो वो तो विनाशकारी हो जाएगा, स्वयं को मिटा देगा।
तो ये बात यहाँ पे फिर बतानी है, एक डायमेंशन इस पे बातचीत करनी है, 1 से 1.5 पन्ने में कुछ। फिर आयाम थर्ड ये ओपन करना है कि क्या सिर्फ शांति का रहना क्या अच्छा है, कि क्योंकि अशोक की शांतिवादी नीतियों ने तो मौर्य साम्राज्य का विघटन कर दिया, तो ये फिर ये वाली बातचीत करनी है। फिर लास्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम शांति और तूफान के अलावा अनुभव से भी सीखते हैं, जैसे सामाजिक कौशल वाली बात जो उसको सोनम की कॉपी में जो बता रहा था। तो इस तरीके से कुछ ये भी बात कर सकते हो कि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, कुछ लोग शांत वातावरण में बेहतर सीखते हैं, कुछ लोग तूफानी वातावरण में बेहतर सीखते हैं। तो ये भी व्यक्ति के नेचर के ऊपर कुछ बातचीत कर सकते हो एक पन्ने से रिलेटेड। और फिर निष्कर्ष में ये बात लिखोगे कि लाइफ में तूफान और शांति का होना उसी तरीके से है जिस तरीके से मतलब सुख या दुख या उस चक्र की ओर इशारा करता है, जो एक के बाद दूसरे की दूसरा आता है, मतलब इनकी पुनरावृत्ति होती ही रहती है। लाइफ में कभी शांत सुकून के भी पल होते हैं, कभी विषम परिस्थितियों के पल होते हैं, कभी तनाव के भी पल होते हैं। तो वो जो 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 दोनों ही पल हैं वो हमारे लिए आवश्यक हैं, वो हमको कुछ ना कुछ सिखा करके जाते हैं। वो लाइन भी बोल सकते हो कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, वो वाली लाइन भी इसमें रिलेट कर सकते हो। तो वो सारी बातें करके फिर इसमें इस वाले को एस्से को लिखना था। बहुत सारे और लोगों ने जो एग्जांपल दिए उनको रिलेट कर सकते हो। तो ये कुछ डायमेंशन उसमें, जैसे विकास की कॉपी थी वो उसमें बहुत अच्छे से उसने डायमेंशन ओपन किए थे। तो वो सब मेन बॉडी में उन सब पे थोड़ी बहुत बातचीत करनी थी। और इसके अलावा जैसे और एक बार दीपक की कॉपी देख लेते हैं, फिर इसके बाद किसी का कुछ डाउट होगा तो वही सेशन में रहेंगे। बाकी लोग क्योंकि वो धीरे धीरे आपका पीटी भी नजदीक आ रहा है, तो केवल 2 घंटे से ऊपर तो सेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपका वक्त जाया होगा, वो अच्छी बात नहीं है। और एक बार बस दीपक की कॉपी जल्दी से देख करके फिर किसी का डाउट होगा तभी रहेंगे वो सेशन में, बाकी लोग लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। होपफुली लेकिन आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा कि क्या कुछ लिखना चाहिए, कि किस तरीके से शुरुआत करनी है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें आप शांति में बेहतर सीखते हैं, कुछ जिन्हें तूफान में। प्रसंग 1 कहता है कि जिसमें इन्होंने संवाद के माध्यम से स्टार्ट किया है, कि बातचीत के माध्यम से। तो इन्होंने दिखाया कि कंडीशन 1 है कि हनुमान तुम आजकल इतना शांत चित्त होकर क्यों रह रहे हो, बदले बदले से लग रहे हो। हनुमान कहते हैं महाराज, जब मैंने किष्किंधा पर्वत पर मानव रूप में श्री राम जी को देखा तो उनके अंदर की शीतलता मुझे बहुत आकर्षित कर रही थी। उनके अंदर सभी जीवों को एक समान दृष्टि से देखना, उनके दयालुता ने मेरे अंतर मन को झकझोर कर रख दिया। तो जमंत हनुमान, हमने महाराज से 1 माह का समय लेकर माता सीता की खोज में निकले, परंतु समय बीत रहा है, हमें आज तक सीता की सुधि नहीं मिली। जटायु द्वारा दक्षिण दिशा में सीता की होने की बात पर पता चलने पर रमन ने हनुमान के अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाया कि इस तरह तुम बचपन में उपर्युक्त दोनों प्रसंगों के माध्यम से हनुमान जी ने जंगल में वनवास के समय प्रभु राम से अंदर मानवता के गुण सीखे, वही माता सीता की खोज के समय तूफानों से मानवता के संघर्षों से इस प्रकार दिए गए कथन में ने अपने चरित्र के माध्यम से जीवंतता सिद्ध किया है। दिए गए निबंध में शांति का, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड बस ज्यादा हो गया है कंटेंट। बाकी ऐसा नहीं है कि ये प्रसंग नहीं रेलेवेंट है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुमने लिखा है, अकॉर्डिंग टू मतलब ऐसे तुमने लिखा है, बहुत अच्छा है। इसको बस संक्षिप्त कर लो, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ठीक है दीपक। और बहुत अच्छे से तुमने लिखा है। फिर तुमने लिखा है कि दिए गए निबंध में शांति का प्रस्तुत अर्थ है कि एकांतवास, बहुत अच्छा है। वही तूफान का तात्पर्य जीवन में उथल पुथल और व्यक्ति, बहुत बढ़िया। इस प्रकार निबंध का प्रस्तुत और अप्रस्तुत उपरांत हमने इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे। ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें हम शांति से सीखते हैं, क्या सीखने के लिए शांति ही आवश्यक है, तूफान हमें किस प्रकार सिखाते हैं, क्या तूफान हमें सीखने की जगह बर्बाद नहीं कर देते, अगर तूफान ने नष्ट कर दिया तो शांति किस प्रकार पुनर्निर्माण में सहायक कर सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है दीपक। पहले आयाम पर बात करें तो ऐसी कौन सी चीजें जिन्हें हम शांति में सीखते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सटीक, और जो फॉर्मेट में एक्सपेक्ट कर रहा था उसी तरीके से तुमने लिखा है, बहुत बढ़िया। महात्मा बुद्ध ने जीवा, फिर तुमने एग्जाम्पल से दिया, फिर जैसे आयाम ओपन किया फिर इसी आयाम को ओपन करने के लिए एग्जाम्पल, इसी प्रकार एलन मस्क, बहुत अच्छा, ठीक है ठीक है। द्वितीय आयाम, बहुत अच्छा।
बहुत बढ़िया दीपक, और बहुत सटीक और बहुत अच्छे से लिखा है। होपफुली अदर स्टूडेंट्स को भी ये दीपक की कॉपी मैं ग्रुप में भी भेजे दे रहा हूँ। तो अच्छे से लिखा है दीपक, और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सब इससे और बेहतर लिख सकते हैं और इससे और अच्छा कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। धीरे धीरे अभी तो हमारे पास 5 से 6 सेशन और भी हैं, जिससे हम मेंस पे और अच्छे से करेंगे, मेन बॉडी पर काम। तो कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से टाइम लेकर के अपना काम करेंगे, ठीक है। बाकी किसी का कुछ डाउट है वही स्टूडेंट सेशन में रहेंगे। बाकी चूंकि आपका प्रीलिम्स नजदीक है तो मेरा मानना है कि प्रीलिम्स के लिए आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रीलिम्स पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो मेंस और अच्छे से मैं भी गाइडेंस करूंगा और भी बातें बताऊंगा कुछ, जिससे आपका मेंस जरूर निकलेगा, ठीक है। इससे इससे में तो हमें लगता है कि जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से बहुत, अब तो आप दूसरों की कॉपी, कोई आपके यार दोस्त जो आसपास रहते हैं उनकी कॉपी देखा करो, उनको बताया करो कि ऐसे नहीं ऐसे। अब तो आप मास्टर होने जैसी, मतलब ये बहुत एनालिसिस करके मैं चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग या बहुत सारे स्टूडेंट इससे पहले फाउंडेशन की कोर्स में ऐसे की क्लासेस किए भी होंगे, तो उनको इतने अच्छे से नहीं, मतलब हो सकता है इतने अच्छे से ना बताया गया हो, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिर्फ स्टूडेंट तक नहीं, आपको एक अच्छी पकड़ हो जाए, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से आप इससे लिखने लगो, ठीक है। तो वो चीजें आ जाए, मेटाफर्स वगैरह ये सारे, क्या रूपक को कभी किसी को समझ ही नहीं आता है कि क्या है वो, कुछ क्या इंट्रो में क्या लिखना है क्या कुछ। तो अभी किसी का डाउट, बाकी प्रीलिम्स के लिए डेली बेसिस पर एमसीक्यूज करना चाहिए 15 से 20। करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजों पे ध्यान देने से प्रीलिम्स भी निकलेगा, ठीक है। बाकी किसी का कुछ डाउट, कुछ किसी यस को सर। कुछ पूछना है? हाँ राधा। अच्छा नहीं है डाउट, आशीष आप बताइए। सर अब कल भी भेजे हुए थे, वो चेक करके नहीं दिए सर, हेलो आज भी भेजे हाँ नहीं थे। ठीक है आशीष, मैं देखता हूँ आशीष। हाँ हेलो हाँ राधा। गुड मॉर्निंग सर। हेलो गुड मॉर्निंग। सर मैंने कॉपी भेजी है, हाँ दोनों, मेरी कोई कॉपी चेक होके नहीं आई। और एक्चुअली सर इसका मैंने आज आंसर जो लिखा है, तो सर इसमें मेरा थोड़ा सा ना आयाम वाले में प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे को आयाम समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे इनके रिलेट करूं। तो एक बार आप जैसे आयाम अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर इसमें एक बार आप क्या करना कि आज जो मैंने कुछ कॉपी भेजी है जो अच्छी कॉपी बता रहा था, जैसे विकास की कॉपी समझा रहा था। आयाम का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी कुछ रीजनिंग आपको लगानी है, बस क्वेश्चन करना है निबंध के टॉपिक से या उसके बियॉन्ड कुछ सोचना है। जैसे ये कोई ऐसी कोई इस पे ये कोई है, एक पहलू है, इसका दूसरा पहलू ओपन करना है, इसको कुछ ऐसे खोलना है, मतलब टॉपिक को। निबंध में क्या होता है कि कोई एक पहलू आपके सामने दिया होता है कि इस पहलू को इस पहलू पर बातचीत करनी, इस पहलू को दिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं है इसी के ऊपर पूरा निबंध लिखना है। आपको इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ओपन करके ऐसे दिखाना पड़ेगा, ऐसे भी दिखाना पड़ेगा एग्जामिनर को। फिर अल्टीमेटली आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि मतलब संतुलित भाव में अल्टीमेटली कंक्लूड करना। तो आयाम का मतलब यही है कि उस निबंध को खोलना है, बस ये मतलब होता है। क्वेश्चन करने होंगे कि क्या बेहतर वे है, वो सब करना है। एक्चुअली सर जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी सर। आज वाले में यस सर। क्या, तो आज वाले में जो मैंने कॉपी कुछ अच्छी भेजी उसको एक बार पढ़ना रहा था, उससे हो सकता है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो। ओके सर, थैंक यू। मेरे को भी सर समझ तो अच्छे से आ गया था टॉपिक तो एकदम, लेकिन वो कंटेंट उतना जनरल वे में लिखा था, वो एकदम रिलीवेंट एग्जांपल्स और जो एनेक्डोट्स वगैरह है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उतना याद नहीं आया। अभी इससे और कॉपियों से काफी मतलब मिला है, देखने को अच्छा समझने को मिला। मिला ना समझने को, हाँ ठीक है बिल्कुल। ठीक है ठीक है। हाँ नाम। गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली में सर आप मेरी कॉपी नहीं देखी सर, दो दो तो भेजा हूँ सर मेरी। और हालांकि क्या है सर, उतना ज्यादा इच्छा ही रहती, लेकिन 3-4 कॉपी में एक चेक हो जाती है तो अपने को पता चल जाता है सर। लेकिन ये है कि सर कि जैसे आपने आज बताया कि मतलब कि ये सब फॉर्मेट में लिखना है, तो सर इसमें कुछ और एग्जाम्पल मतलब बेहतरीन तरीके से क्या इसे कंपाइलेशन कर सकते हैं सर, कि मतलब जिससे हमको बीच बीच में डालें तो थोड़ा सा प्रभावी हो।
क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा डालेंगे तो उसमें भी समस्या है सर ऐसे। हाँ, फ्लड नहीं होना, बाढ़ नहीं आना हाँ। चाहिए, लेकिन हाँ लिखना चाहिए वो और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।